नई वीडियोस और लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी सीजीएल 2017 के टीयर 1 के लिए 3 चैप्टर्स रिवाइज कराने वाला हूं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसके अंदर मैं आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज करवा दूंगा इन तीनों चैप्टर्स के। नंबर सिस्टम के अंदर 2016 में टीयर 1 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे कि जिनसे आपके कंसेप्ट्स की रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। तो इसके तो मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि कंसेप्ट रिवाइज हो सके। बाकी टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि उनसे कंसेप्ट रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चीजें होंगी। नंबर सिस्टम के डायरेक्टली मैं सारे कंसेप्ट बता दूंगा, वहीं से एग्जाम में आएंगे। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस के सारे कंसेप्ट थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ 2016 हम रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आपको ये तीनों चैप्टर्स सीखने हैं तो इस वीडियो को मत देखिए। अगर आपको रिवाइज करने हैं बिकॉज टीयर 1 पास है तो इसको देखिए। ठीक है, अगर सीखने हैं तो जो बाकी डिटेल्ड लेक्चर्स हैं इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर, उनको जाकर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। e1coachingcenter.com। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि यार नंबर्स किस किस तरह के होते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि ये जो सर्कल है ब्लू कलर का, इसके अंदर मैंने दुनिया के सारे नंबर्स यहां पर लाके रख दिए। इसके अलावा दुनिया में नंबर्स हैं ही नहीं, दुनिया के सारे नंबर्स मैंने इकट्ठे कर दिए। ठीक है, अब देखिए नंबर्स को टुकड़ों में तोड़ते हैं कि कौन कौन से नंबर निकलते हैं करके। जैसे सबसे पहले ये ग्रीन वाले नंबर, ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का क्या मतलब है? जो इमेजिन किए गए हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये होते ही नहीं है ऐसे नंबर। लेकिन ये इमेजिन क्यों किए गए? जो साइंटिस्ट हैं, जो मैथमेटिशियन हैं, उनको कैलकुलेशंस करनी है, रिसर्च करना है, इसलिए ये इमेजिन किए गए। और अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में ऐसे नंबर आए होंगे जिनके अंदर आयोटा इन्वॉल्व होगा। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी है। और इसके अलावा जितने भी नंबर बच गए वो हैं भाई रियल नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर्स। अब ये जो रियल नंबर हैं इसको और फर्दर आगे ब्रेक करते हैं। देखिए ये कुछ नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं? ये नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां पर p एंड q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5, 0, -1, -2, -3, पूरे पूरे नंबर्स जो फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि √3, √2, √5, या फिर डेसिमल में लिखेंगे तो 3.537278, जिसका पैटर्न ही नहीं पता लग रहा। दीज आर इरेशनल नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रखे जा सकते। तो रियल नंबर्स को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक तो क्या हो गया भाई इरेशनल, तो बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स कौन से हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, जैसे कि 3/7 p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 5/8 p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, 5 भी रैशनल है, क्यों? क्योंकि 5/1 इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको रब करके आगे इसको आगे तोड़ता हूं। आपको ध्यान रखना है कि इमेजिनरी नंबर्स हो गए, बाकी सारे रियल। फिर रियल को मैंने तोड़ दिया इरेशनल एंड रेशनल। अब रैशनल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो भाई रैशनल नंबर्स के अंदर मैंने ब्रेक किया। कैसे नंबर्स? ये सारे थे भाई रैशनल नंबर्स, ये सारे। ठीक है, ये थे इरेशनल नंबर और ये थे अपने इमेजिनरी। तो इसके अंदर मैंने ब्रेक किया कि कुछ नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे? 5/7, 3/7, 4.5, फ्रैक्शन की फॉर्म में। और कुछ नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो ऐसे नहीं होते कि 5.2
वो या तो 5 होते हैं या 6 होते हैं या -1 होते हैं, समझ रहे हो ना बात, मतलब वो कंप्लीट होते हैं, वो बीच में नहीं होते अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, इन नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं है, बीच में नहीं है, 1.3 2.3, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इंटीजर्स को भी तोड़ता हूं आके, समझते रहो। नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। अब ये सारे हैं आपके सामने इंटीजर्स, यहां पर ये इंफिनिटी तक और यहां पर -इन्फिनिटी तक, सारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स को भी कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखो तीन तरह के इंटीजर हैं। ये कैसे इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर। ये कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है। अब इनको फर्दर ब्रेक करते हैं भाई। ये जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर लो, सिर्फ नेगेटिव को हटा दो, जीरो को भी इंक्लूड कर लो नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो कौन से नंबर्स बन जाएंगे, साथ साथ बोलते रहो, तो बन जाएंगे होल नंबर्स। और सभी को कंसीडर कर ले तो ये तो बताया ही है, तो क्या होते हैं इंटीजर्स। ये सारे कंप्लीट वाले, बस ये बीच वाले नहीं होंगे, ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। नंबर लाइन पर सारे नंबर होते हैं सिर्फ एक नंबर को छोड़कर, इमेजिनरी, बिकॉज इमेजिनरी नंबर तो होते ही नहीं है, ठीक है। बाकी नंबर लाइन पर सारे नंबर होते हैं कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो ये थी यार क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको इसको लिख के थोड़ा बताना चाहता हूं कैसे, देखिए और क्लियर होगा कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। एक तो हो गए इमेजिनरी नंबर और एक हो गए रियल नंबर, ठीक है। जो भी रियल नंबर है उनको भी हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हो गए इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कैसे, जैसे जो अंडर रूट में आ जाता है और सोल्व नहीं होता, या फिर डेसिमल के बाद कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता और खत्म भी नहीं होता। देन आ गए जी रैशनल नंबर्स, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछेगा, फिर लिखवाएगा आपसे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब रैशनल नंबर्स को भी दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं भाई फ्रैक्शंस हैं कुछ, ठीक है, और कुछ क्या हैं, कुछ हैं भाई कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। और इन कंप्लीट नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे मिला के, इनको हम बोलते हैं जी इंटीजर्स। इंटीजर्स को भी तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। यहां पर क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पर क्या है जीरो, और यहां पर क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। थोड़ी देर पहले देखा होगा। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दे तो बोल सकते हैं होल नंबर्स, सभी को बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये थी क्लासिफिकेशन। अब मैं नेचुरल को भी डिवाइड करने वाला हूं आगे, ठीक है। तो नेचुरल को डिवाइड करते हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, तो देखिए नेचुरल को भी ब्रेक करते हैं। नेचुरल के अंदर हम ब्रेकिंग इसकी नहीं कर सकते, इसके अंदर कई टाइप के होते हैं नेचुरल, जैसे कि यू कैन से, जिनसे आप फेमिलियर हो, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स। इवन नंबर क्या होंगे, जो दो से डिविजिबल हैं। ओड नंबर क्या होंगे, जो दो से डिविजिबल नहीं है। या फिर यू कैन से प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर हैं, जो नंबर्स जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, ठीक है। और इनकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन, डिटेल्ड डेफिनेशन चाहिए तो आप मेरी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। यहां पर भी कुछ रिवाइज कराना है ना। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स ना हो, जो कि दो या तीन नंबर से, एक या उससे दो या दो से ज्यादा नंबर से मिलकर बने हो। जैसे 15 कैसे बना है 5 और 3 से, ठीक है। जैसे 24 कैसे बना है 2 2 2 3, इन सब से बना है 24, ठीक है। सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। नाउ यू कैन से को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का क्या मतलब है, को एक दूसरे के रिलेटिवली कोऑर्डिनेट करो, ऐसे बोलता है ना टीचर आपस में कि भी कोऑर्डिनेट करो, एक दूसरे की हेल्प करो, तो मतलब एक दूसरे के रिलेशन में को प्राइम। प्राइम होना जरूरी नहीं है इन नंबर्स का, ये वो नंबर हैं जो एक दूसरे की रिलेशन में प्राइम है, मतलब उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 21 प्राइम नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है 21, 7 और 3 से बना। और ऐसे ही वी कैन से कि 16 भी प्राइम नहीं है, लेकिन 21 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको को प्राइम बोल सकते हैं। तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। तो यार ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। और 1 एक ऐसा नंबर भी है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 इज ए नंबर विच इज नीदर प्राइम
एंड नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो यार ये तो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको एग्जामिनर जिस भी सेंस में यूज करेगा क्वेश्चंस में, ए इज ए नेचुरल नंबर, बी इज ए ऑड नंबर, ऐसे करके, तो वहां पर आप ये नंबर्स रख सकते हो। मतलब ये नॉलेज भी काम आती है नंबर सिस्टम के अंदर। अब हम करते हैं जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखवाएगा एग्जामिनर, तो वो क्वेश्चंस देखिए जी। इस बार का मतलब है कि कौन सा हिस्सा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है ये हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो इनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे, एग्जामिनर बोलेगा इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। तो सिंपल सी बात बता देता हूं, जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं ना डेसिमल के बाद, कितने रिपीट हो रहे हैं, 2, उतने ही 9 लगा दो। 3 हो रहे हैं तो 3 लगा दो, जितने भी रिपीट हो रहे हैं। यहां पर कितने रिपीट हो रहे हैं, 2, इसकी कन्वर्जन हो गई 53/99। यहां पर कितने रिपीट हो रहे हैं, बार का मतलब है तीनों रिपीट हो रहे हैं, 3, तो जी 512/999। ये है सिंपल कन्वर्जन। अगर अब ये भी दो तरह के होंगे, कैसे, या तो पॉइंट के बाद सारा हिस्सा रिपीट हो जाएगा, तो वो तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ऐसे तो बहुत ही कम पूछेगा एग्जामिनर। लेकिन पॉइंट के बाद कुछ हिस्सा रिपीट हुआ, कुछ हिस्सा रिपीट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, इसमें बार सिर्फ 2 3 के ऊपर है, तो इसका मतलब भाई सिर्फ 2 3 रिपीट हो रहा है। ये सिस्टम चल रहा है यहां पर। तो इसमें क्या करोगे, स्टार्टिंग से मैं क्या बता रहा हूं, जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने 9। तो सिंपल सी बात है भाई, कितने रिपीट हो रहे हैं, 2, सो 2 9s। जितने रिपीट नहीं हो रहे उतनी 0, 4, एक ऐसा नंबर भी है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो एक 0। एंड द नंबर विच इज नॉट गेटिंग रिपीटेड, 4, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट दैट नंबर। सो नाउ p by q वर्जन ऑफ दिस नंबर विल बी 419/990। ठीक है, तो ऐसा ही एग्जांपल ये है। डेसिमल के बाद कौन सी फॉर्म रिपीट हो रही है, 271 271 271। तो बस भाई ये क्या हो गया, 5271, 271 इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो 5271, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 3 9, एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो एक 0, 3 9 और एक 0, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा वो सब्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या हो गया, 5265/990। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि भाई यहां पर तो पॉइंट के पहले 0 है, 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो क्या करोगे, इसको एक बार भूल जाओ, फॉरगेट दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, जस्ट सिर्फ इसको याद रखो। ठीक है, तो यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, 1 2, तो क्या करो, इसको कन्वर्ट कर लो, 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 9, एक रिपीट नहीं हो रहा तो एक 0, सब्ट्रैक्ट 7। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 705/990। जिस चीज को आप भूल गए थे उसको यहां पर जोड़ दो, अटैच कर दो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ये आपने ऐसे फ्रैक्शन देखे होंगे ना, जैसे 2 1/3, ये उसी टाइप की चीज बन गई। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 5 लगा देते। तो यार एक तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो मेरे ख्याल अभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जिस चीज का हमें पता होना चाहिए, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर सिस्टम के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मतलब है, किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना मतलब उसको तोड़ देना उसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो एक बार करके दिखा देता हूं। ठीक है, 480 को मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं, ऐसे मेंटली ऐसे करो, लिख के नहीं करेंगे बच्चों की तरह ऐसे। ठीक है, दैट टेक्स टाइम। तो 48 एंड 10, 10 का क्या मतलब है भाई, 2 into 5, एंड व्हाट डू यू मीन बाय 48, 16 3 जा, एंड व्हाट इज 16, 2 raised to power 4 into 3 into 2 into 5। तो दो कितने हैं, 4 यहां पर, एक यहां पर, 2 raised to power 5 into 3 into 5। ठीक है, जैसे आपको अगर फैक्टराइज करना है 240, तो सिंपली इसको दिमाग में तोड़ो ऐसे, 24 और 10, तो 10 का बनेगा 2 और 5, 24 बनेगा 8 एंड 3, 8 का मतलब है 2 raised to power 3, तो 3 यहां पर, एक यहां पर, 2 raised to power 4 into 3 into 5। ठीक है, कोई भी वटेवर कोई और भी नंबर हो, जैसे कि भाई 420। ठीक है, जस्ट ब्रेक इट, 10 एंड 42 माइंड में ब्रेक कर लो। 10 का बन गया 2 एंड 5, तो मैं लिखूंगा नहीं। इसका बन गया 6 एंड 7, 6 का क्या बन गया, 6 का 2 एंड 3, एक 2 यहां पर है, एक तो यहां पर भी तो था 2 एंड 5, तो 2 स्क्वायर, और 6 को ब्रेक किया तो 2 एंड 3 आए थे ना, 3, एक 7 भी आया था, और एक यहां पर 5 भी बचा हुआ है, ये लीजिए, दैट्स इट, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो ये काम आएगी आपकी। कैसे काम आएगी वो अभी बता देता हूं, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए, मेंटली करनी। तो यार नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में काम आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी काम आएगी। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स के सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछ सकता है एसएससी में। 120 के ऊपर वो लगा के देखेंगे। तो अगर एग्जामिनर ने पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, तो क्या करो, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 10 इंटू 12, और 12 क्या होता है 4 इंटू 3, तो भाई ये आ गया 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। या फिर आप इसको तोड़ सकते हो 15 8 जा 8 इज दिस 15 इज दिस, ठीक है। सो 3⁻1 एंड 5⁻1। तो अब मैं आपको बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो इसकी पावर्स में एक एक जोड़ दो। इसकी पावर कितनी है 3, तो उसमें 1 जोड़ दो। यहां पर इसकी पावर है 1। इसका रीजन जानने के लिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो डिटेल्ड लेक्चर देखना पड़ेगा यार, दिस इज ए रिवीजन लेक्चर। सो 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो 16 फैक्टर्स है 120 के। और फैक्टर का क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर्स जिनसे 120 डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8, ऐसे 16 है, ठीक है। तो 120 को तो चलो फिर भी कोई अगर लिख के निकाल ले जल्दी जल्दी, अगर उसने 1200 दे दिया तो फिर तो यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो इवन है। तो आप क्या करोगे, इसमें से 2 बाहर निकाल लो 120 में से। व्हाट इज 120, 120 इज 2 इंटू 60। आपने इवन फैक्टर्स बताने हैं, इवन मतलब डिविजिबल बाई 2। सो 2 से डिविजन पूछे तो 2 बाहर निकाल लो और 2 को भूल जाओ। अब 60 के टोटल फैक्टर्स बता दो। तो जल्दी से 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर रहा हूं। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो अब मैं क्या करूंगा, इनकी पावर्स में एक एक जोड़ूंगा। यहां 2 की पावर 2 है तो 3, एक जोड़ दिया। 3 की पावर 1 तो 2, 5 की पावर 1 तो 2। तो आंसर क्या हो गया 12 फैक्टर्स। 120 के 12 फैक्टर्स ऐसे हैं 16 में से जो कि इवन है, जो कि 2 से डिविजिबल है। जैसे देखिए, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। समझ में आया आपको, 120 के ऐसे फैक्टर्स 12 हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ओड फैक्टर्स, तो ओड फैक्टर्स 4 होंगे, सीधे सीधे दिख रहे हैं, टोटल 16, 12 इवन, ओड 4। एक तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर क्या करोगे देख लेते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है, 120 की पता है। ओड फैक्टर्स का मतलब है 2 तो एक भी नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी 2 की पावर है ना सबको भूल जाओ, फॉरगेट दिस। अब इसके टोटल फैक्टर बता दो। 3 की पावर 1 है तो मैंने एक जोड़ दिया 2, 5 की पावर 1 है तो एक जोड़ दिया 2। तो 4 फैक्टर्स हैं इसके जो कि ओड हैं, ठीक है। अब आपने बताने हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो जस्ट टेक 4 कॉमन, या जस्ट टेक 4 आउट, 4 को बाहर निकाल लो। 4 इंटू 30 इज 120, 4 को भूल जाओ, 4 से डिविजिबल पूछा है ना, 4 को बाहर निकालो, भूल जाओ। बस अब 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनकी पावर्स हैं 1 1 1, तो एक एक इनमें ऐड कर दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। आंसर विल बी 8। 8 ऐसे फैक्टर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। 6 से डिविजिबल फैक्टर बताने हैं तो 6 कॉमन निकाल लो, मतलब कि 6 बाहर निकाल लो और उसे भूल जाओ। इसका रीजन के लिए आप डिटेल लेक्चर देख ही सकते हो। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। तो इनकी पावर्स में एक एक जोड़ो, इसकी पावर 2 है तो 3, यहां पर 1 है तो 2। तो 6 ऐसे फैक्टर हैं 120 के जो 6 से डिविजिबल हैं। नाउ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब है पता है, जो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं ना, कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 3 और 5। तो आंसर इज 3। 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके प्राइम है, डायरेक्टली देख के बताना है। कंपोजिट फैक्टर्स, तो कंपोजिट के लिए क्या करोगे बता देता हूं, टोटल फैक्टर्स माइनस प्राइम फैक्टर्स प्लस 1। टोटल में से जितने भी प्राइम है उससे एक ज्यादा घटा दो। एक ज्यादा क्यों घटाया, बिकॉज 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो भाई टोटल फैक्टर्स थे इसके, टोटल फैक्टर्स कितने थे, यहाँ 3 की पावर 1 बढ़ाई थी 4, ये ऊपर हमने निकाले थे 16 टोटल फैक्टर्स, ठीक है। हाँ जी, तो 16 माइनस प्राइम कितने हैं 3 और एक 4,
तो 12 फैक्टर्स इसके कंपोजिट हैं, 120 के 12 कंपोजिट फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, डायरेक्टली नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड। अब मैं आगे बढ़ता हूं, परफेक्ट स्क्वेयर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स, जहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन की नीड होती है। वो इन क्वेश्चंस में है जिनमें ये पूछते हैं कि इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या किससे मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यार इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, और अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर आप चाहते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो भी ये प्राइम नंबर्स हैं, इनकी पावर्स जो हैं वो इवन आनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज अगर ये पावर्स इवन नहीं आई तो क्या होगा, इसके आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो नंबर है कोई, ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा डायरेक्टली मैं वो बता देता हूँ, रिवीजन कर रहे हैं। तो सपोज उसने कोई नंबर दिया आपको, आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो आपने जस्ट ये देखना है इनकी पावर इवन हो बस। इसकी पावर इवन है, चेक। इसकी पावर इवन है, चेक। इसकी पावर इवन है नहीं, तो भाई इसको एक और 5 देना पड़ेगा। एग्जामिनर ने पूछा है कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें, तो इसको एक और 5 देना पड़ेगा ताकि पावर इवन हो जाए। एक और 5 दिया, पास हो गया। इसको एक और 7 देना पड़ेगा। इट मीन्स इस नंबर को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या फिर क्या पूछेगा, किस चीज से डिवाइड करूं, उसमें क्या करोगे, देखो पावर इवन चेक, पावर इवन चेक। यहां पर पावर इवन नहीं है, अगर मैं यहां पर एक 5 से डिवाइड कर दूं तो इसकी पावर 2 हो जाए, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और एक 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 7 की पावर 4 हो जाए। तो मीन्स डिवाइड भी 35 से करोगे अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और मल्टीप्लाई भी 35 से करोगे। ठीक है, अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि इसी नंबर को, जो ये नंबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब क्यूब का क्या मतलब है कि जो भी ये प्राइम नंबर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, इन सब की पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ गई बात, 3 का मल्टीपल। अब मैं चेक करूंगा अभी कहां पर 3 का मल्टीपल है, यहां पर 3 का मल्टीपल है 6, 3 2 6। यहां पर 3 का मल्टीपल है, यहां पर गड़बड़ है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 का मल्टीपल आ जाए। अब 4 के आसपास 3 का मल्टीपल कौन सा है, 6, सो 3 रेज टू पावर 2, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये तो फिक्स हो गया, रिपेयर कर दिया इस चीज को। यहां पर किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 7 रेज टू पावर 1, तो भाई 6 आ जाएगी। तो इट मीन्स 3 स्क्वायर इज 9, 7 जा 63। इस नंबर को 63 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको ये चीजें दे दोगे, तो ये बन जाएगा जी परफेक्ट क्यूब। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि इस नंबर को किस चीज से डिवाइड करें। तो देखो अब डिवीजन वाला चेक कर रहा हूं, इसकी पावर तो यार ऑलरेडी ठीक है, 3 का मल्टीपल है, इसकी भी ठीक है 3 का मल्टीपल है। इसको किससे डिवाइड करूं कि इसकी पावर 3 का मल्टीपल हो जाए, मतलब इससे क्या छीन लूं, 3 रेज टू पावर 1, ये अगर छीन लूं तो 3 की पावर 3 हो जाए। और यहां से क्या छीन लूं, यहां से 7 रेज टू पावर 2 छीनना पड़ेगा, तभी तो 2 7 छीन लोगे तो 3 7 बचेंगे ना, 3 का मल्टीपल। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 21 7 जा 147। ठीक है, तो भाई ये है वो कंसेप्ट, ये भी फिर आप कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे। एक क्वेश्चन मैंने रखा है एग्जाम्पल के लिए कि 392 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यार इसको एक बार ब्रेक कर लेता हूं मैं, ये 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, बिकॉज 92 डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 से मैं ब्रेक कर रहा हूं। 4 9 जा 4 8 जा, एंड व्हाट इज 98, 98 इज 49 2 जा। ठीक है, तो अब आप देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 7 रेज टू पावर 2। तो 7 रेज टू पावर 2 इज परफेक्ट, इट इज ओके, बट 2 रेज टू पावर 3 में यार एक और 2 चाहिए, बिकॉज पावर ओड है ना, और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो एक और 2 चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि फैक्टोरियल है क्या, एक बार वो बता देता हूं कि भाई 5 फैक्टोरियल का मतलब है, सिंपल सा मतलब है 1 से लेकर 5 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं है। 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 से लेकर 6 तक या 6 से लेकर 1 तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 1000 फैक्टोरियल का मतलब हो गया फिर 1000 से लेकर 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो फैक्टोरियल का ये मतलब है।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नहीं, इनका कंसेप्ट रिवाइज कराना है ना, तो डिटेल के लिए यू नो क्या बोलने वाला हूं मैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p सो दैट दिस इज एन इंटीजर, ताकि ये इंटीजर है। तो क्या करोगे, नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, जब भी नीचे प्राइम नंबर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p कैसे आएगी, ऐसे, ठीक है। दिस मे साउंड एज ए ट्रिक बट डिटेल के लिए आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 215 जा, और आपने रिमाइंडर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, रिमाइंडर के ऊपर ध्यान नहीं देना है। 2 7 जा, जस्ट डिवाइड करते चले जाओ, 2 3 जा एंड 2 1 जा, और इन सबको ऐड कर दो, 15 7 3 1, तो 7 और 3 10 और 16 26, सो दैट इज 26, ठीक है। मतलब 30 फैक्टोरियल के अंदर कितने दो हैं, 30 फैक्टोरियल के अंदर 26 दो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये क्या पूछ रहा है, फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p, p की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, तो p की लार्जेस्ट वैल्यू तो आपको निकालनी आती है, थोड़ी देर पहले बताई थी, 16, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p इज 16, 70 फैक्टोरियल के अंदर 16 p है। उसने क्या पूछा है, p की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देख लेते हैं भाई x है क्या, x इज ग्रेटर देन p, और x और p इंटीजर हैं। अब वो चीज काम आई ना, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर पूरी पूरी वैल्यूज, टुकड़ों में नहीं होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था। तो x इज ग्रेटर देन p, तो मतलब 16 से बड़ी चीज, ठीक है, लेकिन छोटी से छोटी, तो यार वो तो 17 होगी ना, 16 से बड़ा नंबर हो लेकिन छोटे से छोटा पॉसिबल हो, तो 17 हो गया ना। 16 से बड़े तो 17 18 19 20 कई हैं, लेकिन छोटे से छोटा 17 है, तो इस क्वेश्चन में आंसर विल बी ऑप्शन सी। और यहीं पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में फिर स्टूडेंट्स जनरली ऐसे डिवाइड कर देते हैं, विट इज रॉन्ग, बिकॉज 15 जो हो प्राइम नंबर नहीं है, वो 5 और 3 से मिलकर बना है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप बड़े वाले से डिवाइड करोगे हमेशा, इसको जब आप ब्रेक करोगे और 5 से डिवाइड करोगे इसको, ठीक है। सो 5 30 जा, 5 6 जा एंड 5 1 जा, सो द आंसर विल बी 37, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस, तो आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन 100 फैक्टोरियल, जब भी नंबर ऑफ जीरोस पूछता है एग्जामिनर, तो जीरो आती है भाई 10 के कारण किसी भी प्रोडक्ट में, और 10 कैसे बनता है, 5 और 2 से। तो आप क्या करोगे, सिंपली 5 से इसको डिवाइड कर दोगे, नथिंग फैंसी, नंबर ऑफ जीरोस 5 और 2 के कारण आती हैं। तो 5 20 जा, 5 4 जा, आगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल इज 24, ठीक है, दैट्स इट। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि 200 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज आएंगी, अगर हम 200 फैक्टोरियल को सोल्व करें तो क्या करोगे, फिर 200 को डिवाइड कर दोगे, 100 वाले का डबल मत कर देना, ठीक है। 5 40 जा, 5 8 जा एंड 5 1 जा, देन द आंसर विल बी 49, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब कैसे पता चलता है कि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो वो मैं आपको रूल्स बताता हूँ, फास्ट जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है ये कैसे पता चलेगा, तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, उसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 एंड 8 होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है कैसे पता चलेगा, उस डिजिट, उस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3, एंड 4 से कोई नंबर डिविजिबल है तो उस नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 digits should be divisible by 4 or there can be 2 zeros। एग्जाम्पल दूं, जैसे 532 है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है ना, क्योंकि एंड में क्या है 2, एंड में 0 2 4 6 8 होने चाहिए। यही नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखते हैं, इसके डिजिट्स का सम 5 और 3 8 और 2 10, 10 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है नहीं। 10 को डिवाइड करके एक रिमाइंडर आ रहा है, तो इस नंबर को डिवाइड करके भी एक रिमाइंडर आएगा 3 से। लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हो गए, नंबर कौन सा है लास्ट 2 डिजिट से, 32, क्या 32 4 से डिवाइड होता है,
बिल्कुल होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, और 5 का रूल क्या है? 5 का रूल है कि एंड में 0 या 5 आना चाहिए। इस नंबर के एंड में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबल है। देन 6 का रूल क्या है? 6 बनता है 3 एंड 2 से, तो इसके लिए 3 एंड 2 इन दोनों का रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, देन 7 के लिए आप क्या करोगे? 7 के लिए कन्वेंशनल मेथड फॉलो करोगे, दैट इज बेस्ट। ठीक है, और कई मेथड हैं, ट्रंकेशन नंबर है या एक नंबर सीरीज होती है पॉजिटिव नेगेटिव की, बट दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। देन 8 के लिए आप क्या करोगे? नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, जैसे 4 के लिए 2 है ना, इसके लिए 3 है, या फिर देयर कैन बी 3 zeros। एंड 9 के लिए 3 वाला ही है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं? 3 से ही नहीं है तो 9 से कैसे होगा? एंड एज सिंपल एज दैट। कोई और नंबर ले लेते हैं, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो डिजिट्स का सम देखते हैं, 7 0 5 0 12। अब यार 12 9 से डिविजिबल तो है नहीं, तो ये नंबर भी नहीं है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल जरूर है ये नंबर। ठीक है, तो चलिए भाई, अब एक और लास्ट चीज बच गई, 11। 11 का रूल कैसे पता चलेगा? बस मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूं किसी भी एक रैंडम नंबर पर। ठीक है, कोई भी नंबर हो, एक छोड़कर एक डिजिट्स उठा लो, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, लेफ्ट राइट फर्क नहीं पड़ता, एक छोड़कर एक डिजिट्स उठाओ, 2 टुकड़े बना लो, ऊपर जो ग्रुप बना उनका सम बताओ, 4 और 3 7 और 4 11, नीचे जो ग्रुप बना उनका 3 और 4 7 और 2 9। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का 11 और 9, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इनका डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 11 या फिर 0। ठीक है, बस यही कंडीशन है। तो इनका डिफरेंस है कितना? 2, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, बिकॉज इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? या तो 0 या 11 से डिविजिबल। अगर इसको 11 से डिविजिबल बनाना है, ऐसा नंबर देखना है, तो अभी बनाता हूं। सपोज यहाँ पर 6 है, तो 6 + 3 दैट इज 9 + 2 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11। तो हो गया ना इनका डिफरेंस 0, ये भी 11 ये भी 11, डिफरेंस 0 हो गया, मतलब कि ये नंबर डिविजिबल है 11 से। सो एज सिंपल एज दैट। इसके आगे यार अगर 12 है, सपोज इन सारे को मैं रब कर रहा हूं, इसके आगे अगर 12 है, तो 12 किससे बनता है? 4 एंड 3 से। तो ये रूल फॉलो करेगा 4 एंड 3 का। मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो 4 एंड 3 दोनों का रूल फॉलो करे डिविजिबिलिटी का, वो 12 से डिविजिबल होगा। और 12 को ऐसे मत तोड़ना, डू नॉट ब्रेक 12 एज 6 एंड 2। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है ना, यहाँ पर 2 कॉमन है ना, दीज शुड बी को-प्राइम नंबर्स, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट भी है डिविजिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। तो यार कुछ अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस होती हैं, उनकी डिविजिबिलिटी भी एग्जामिनर आपसे आपको पता हो या एक्सपेक्ट करता है। वो मैं कैसी होती हैं बता देता हूँ। ये देखिए किस फॉर्म में होती हैं ये बता रहा हूँ। इस फॉर्म में होंगी, इस फॉर्म में कैसे होंगी एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। देखो 39 raised to power 15 प्लस 14 raised to power 15, देखो इसी फॉर्म में है ना। तो ये एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल है? अब n की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, यहां पर तो ओड है, इवन भी हो सकती है इनकी वैल्यू, इनके बीच में साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो वो सारे केस में यहां पर लिख लेता हूं फिर है। n की वैल्यू क्या हो सकती है? n कैन बी इवन और n कैन बी ओड। ठीक है, तो जब n इवन हो तो यहां पर आप क्या करो, यहां पर सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2, तो 2 से रिप्लेस कर दो n को। ठीक है, रिप्लेस इट विथ 2, तो x² + y²। n जब ओड हो तो इसको आप रिप्लेस कर दो 1 से, 1 भी तो ओड है ना, तो x + y। n जब इवन है तो यहां पर रिप्लेस कर दिया इससे, जब ओड है तो रिप्लेस कर दिया इससे, एज सिंपल एज दैट। ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे डिविजिबल होगी, कब? ये वाली कब? जब n इवन होगा। x - 1 से कब डिविजिबल होगी? जब n ओड होगा। ये वाली एक्सप्रेशन पक्का, मतलब ये वाली देखो x⁻n + y⁻n एंड n इज ओड, तो ये पक्का डिविजिबल है x + y से, दैट इज 53 से, पक्का डिविजिबल है ये। लेकिन देखिए इसकी एक्सप्रेशन तो आपने देखी होगी अलजेब्रा के अंदर, a² - b² या x² - y² क्या होता है? x - y x + y। लेकिन ऐसी एक्सप्रेशन कोई देखी है? ऐसी तो नहीं देखी होगी एक्सप्रेशन
जिसको आप दो चीजों के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सको, बिकॉज किया ही नहीं जा सकता। तो दिस इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस केस में ये मत बोलना कि इससे डिविजिबल है, इस केस में हम क्या बोलेंगे, कैन नॉट से। ठीक है, तो बस यार आपने ये याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि ये किससे डिविजिबल है, तो बोलोगे 53 से। ये किससे डिविजिबल है, तो कैन नॉट से। ठीक है, या फिर अगर यहां पर बीच में नेगेटिव हो तो ये किससे डिविजिबल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, इन दोनों से डिविजिबल है। मतलब 39 प्लस 14 से भी डिविजिबल है, और 39 माइनस 14 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है। दोनों का प्रोडक्ट भी दे सकता है, कोई एक भी दे सकता है। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर आगे बढ़ते हैं अभी फिर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है यूनिट डिजिट ऑफ m रेज टू पावर n। ऐसा क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा ये मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल 137 रेज टू पावर 235, इस फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन होगा। समथिंग रेज टू पावर समथिंग, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें जस्ट मैटर पता है क्या करता है, आपने यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ मैटर करता है ये यूनिट डिजिट, मतलब इसका आंसर भी वही होगा। तो यार इस यूनिट डिजिट की जगह पर कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं एक बार ये देख लेते हैं। सिर्फ ये डिजिट आ सकते हैं 0 1 2 3, ये जितने भी डिजिट हैं हमारे नंबर सिस्टम में ये सारे डिजिट आ सकते हैं। तो इनमें से आपने क्या देखना है कि यार इनमें से कुछ डिजिट ऐसे हैं जिनकी कुछ भी पावर कर लो, अगर वो एंड में आ गए तो आंसर वही रहेगा। जैसे कि जो सेम आंसर रहेगा वो है 0 1 5 एंड 6। अगर इनमें से एंड में कुछ भी आ गया तो कुछ भी पावर कर लो, आंसर वही रहेगा सेम यूनिट डिजिट का। ठीक है, देन इसके अलावा दो डिजिट ऐसे हैं इनमें से, अब चार तो खत्म हो गए, 0 1 5 एंड 6। इसके अलावा दो डिजिट ऐसे हैं जिनकी रिपीटिशन ओड एंड इवन के अकॉर्डिंग होती है। ओड पावर हो तो कुछ होती है, इवन पावर हो तो कुछ होती है। तो ये हैं, इसके अलावा जो भी परफेक्ट स्क्वायर बच गए वो, एक तो 4 और एक 9, इनके अंदर 4 एंड 9। मतलब अगर 4 की पावर ओड हुई तो चाहे कुछ भी हो, अगर ओड हुई तो 4 की पावर 1 करके देख लो, 1 भी ओड है ना, तो 4 ही यूनिट डिजिट होगा, और इवन हुई तो 6 यूनिट डिजिट होगा। जैसे 314 रेज टू पावर 786, इवन है 4 की पावर, तो भाई यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, सीधी सी बात है। अगर ओड हुआ तो 4 होगा। यही रूल लागू होता है 9 के साथ। अगर 9 की पावर ओड हुई तो यूनिट डिजिट होगा 9, और 9 की पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट होगा 1। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। 9 की पावर 2017 ओड है, 79 रेस्ट पावर 2017, तो ओड है तो आंसर क्या होगा, 9 की पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट होगा सिर्फ 9। इसके अलावा अब कितने बच गए, 4 बच गए, 2 3 7 और 8। इनकी जो रिपीटिशन है या इनकी जो साइक्लिसिटी है वो है 4 की। 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी मतलब रिपीटिशन 4 की है। कि इनकी जो पावर्स हैं, जब एंड में 2 3 7 8 में से कुछ भी आएगा तो उस इनकी जो पावर्स हैं वो 4 के बाद रिपीट होती हैं। तो वो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, 4 के बाद रिपीट होती है। तो इसमें आप क्या करोगे, डिटेल के लिए तो आप वो वीडियो देख ही सकते हो, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि करोगे क्या। यहाँ पर एंड में 7 है तो इन्हीं के ग्रुप में से है, तो वही साइक्लिसिटी 4 वाला रूल लगाएंगे। तो सीधे ये करो, इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दो, और 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही है कि एंड के दो डिजिट्स, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर क्या है, 4 8 जा 32, 35 को मैं डिवाइड करूंगा लास्ट दो डिजिट से बने हुए नंबर को, 4 8 जा 32, रिमाइंडर आ गया 3। तो 7 रेज टू पावर 3 का जो भी यूनिट डिजिट होता है ये क्या होता है, 343, वही यूनिट डिजिट होगा इस नंबर का, इसके सॉल्यूशन का। एज सिंपल एज दैट। देखो इतना सिंपल है, 238 रेज टू पावर 785, सीधी बात है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से 2 3 7 8 में से कुछ भी आया तो रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 84 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 8 रेज टू पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 8, तो भाई इसका यूनिट डिजिट भी होगा 8, बस। अगर एंड में आ गया 3 तो कुछ भी पावर हो, इसको 4 से डिवाइड करो, तो इसको 4 से डिवाइड किया तो डिवाइड हो गई, 0 आ गया ना रिमाइंडर। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए, देखिए 4 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ ये चीजें रिमाइंडर आ सकती हैं, 4 से छोटा, 4 से बड़ा तो रिमाइंडर आएगा नहीं।
तो जब 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आए तो 3 रेज टू पावर 1 आंसर हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। जब 2 आए तो 3 रेज टू पावर 2, जब 3 आए तो 3 रेज टू पावर 3, जब 0 रिमाइंडर आए तो 3 रेज टू पावर 4। यहां पर 0 रिमाइंडर आया ना, तो 3 रेज टू पावर 4 क्या होता है 81। तो इस नंबर का, इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 1। तो ये है भाई यूनिट डिजिट ऑफ m रेज टू पावर n। आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे ये एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल मैंने लिया, तो 2 3 7 8 वाले ग्रुप में से है, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो। देखते ही कर सकते हो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और देखते ही बता सकते हो 7 रेज टू पावर 1 का यूनिट डिजिट 7 होता है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, दैट्स इट। तो यार अब ये लास्ट कंसेप्ट बच गया जो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। रिमाइंडर व्हेन m रेज टू पावर n इज डिवाइडेड बाय सम नंबर। जैसे कि ये मैंने एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि 72 रेज टू पावर 217 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पर मैं यूनिट डिजिट नहीं निकाल रहा हूं, ध्यान रहे, मैं निकाल रहा हूं रिमाइंडर। तो डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा एग्जाम में कैसे करोगे। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, जब हम यूनिट डिजिट निकाल रहे थे तो इसका यूनिट डिजिट है 2, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करता ना, 4 से डिवाइड करता, और जो भी इसकी पावर आनी थी वो आंसर दे देता। तो यहां पर भी वैसी ही कुछ साइक्लिसिटी होगी, लेकिन वो साइक्लिसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी, या तो 72 को 5 से डिवाइड करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक बार 72 को 5 से डिवाइड करके ये देख लो कि रिमाइंडर कितना बचता है। 2 बचेगा, सीधा सीधा दिख रहा है 5 से डिवाइड करने पर। तो 2 रेज टू पावर 217, रिमाइंडर 2 बचा ना, मैंने यहां पर रिमाइंडर लिखा है, इसको 5 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। अब इसकी पावर्स को डिवाइड करके ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है, 2 की पावर्स को। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां पर लिखूंगा क्या, यूनिट डिजिट नहीं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा रिमाइंडर, और यहां पर लिखूंगा 2 की पावर्स। 2 रेज टू पावर 1 को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है 5 से, 2, 1 पर भी नहीं जाएगा, 0 पर जाएगा। तो 2, 2 रेज टू पावर 2 को डिवाइड करने पर क्या आता है, 2 रेज टू पावर 2 इज 4, 4, 2 रेज टू पावर 3 को डिवाइड करके 2 रेज टू पावर 3 इज 8, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, क्लियर है ना। 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 16 को डिवाइड करेंगे तो 1। तो जब भी 1 रिमाइंडर आ जाए उसके बाद समझ लो कि रिपीटिशन स्टार्ट होने वाली है, और आपने बस क्या देखना था, जैसे मैंने बताया था ना यूनिट डिजिट में, ऐसे ही साइक्लिसिटी देखनी है। 4 की साइक्लिसिटी है तो सीधे जाके इस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। तो पावर को जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने का मतलब एंड के 2 डिजिट्स को, तो रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर क्या आया 1, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर ये 1 आया तो पहले वाला नंबर आंसर होगा, 2 रेज टू पावर 1 वाला। अगर 2 आया तो दूसरे वाला, 3 आया तो तीसरे वाला, और कुछ भी नहीं आया तो, बिकॉज 4 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 आएगा। अगर डिविजिबल हो गया तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आंसर 1 नहीं है, आंसर है फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट 1। ये 1 मत टिक कर देना, आंसर इज 2। तो आई होप ये क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है। सो 39 को पहले मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35, तो 4 रेज टू पावर 22 डिवाइडेड बाई 7। तो अब मैं क्या करूंगा, 4 की पावर्स को डिवाइड करूंगा 7 से, ठीक है, और जहां पर भी 1 आएगा वहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ये देखूंगा यार 1 कौन सी पावर को डिवाइड करके आता है। तो चलिए भाई यहां पर लिखते हैं रिमाइंडर्स, यहां पर है 4 की पावर्स, 4 रेज टू पावर 1 दैट इज 4, 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर, 4 रेज टू पावर 2 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर, 4 रेज टू पावर 3 64। अब देखो यार 64 को मैं नहीं डिवाइड करूंगा, यहां से चलो पता लग जाता है 7 9 जा 63, 1 रिमाइंडर, और इसके बाद क्या है साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहां पर तो 4 है, अगर 4 की जगह कोई बड़ा नंबर होता, किसी और चीज से मैं डिवाइड कर रहा होता, मान लो 14 होता, तो 14 रेज टू पावर 3 निकालना मुश्किल हो जाता। तो उस केस में आप क्या करते, ये बात और ध्यान से सुन लीजिए, 4 रेज टू पावर 3 के लिए 4 रेज टू पावर 3 निकालना जरूरी नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो 4 रेज टू पावर 3 ही बनता है ना। तो 4 रेज टू पावर 2 का रिमाइंडर क्या है 2, और 4 रेज टू पावर 1 का रिमाइंडर क्या है 4, तो
इन दोनों के रिमाइंडर का प्रोडक्ट 8, 8 को 7 से डिवाइड करके देख सकते हो 1। और 4 रेस्ट पावर 4 का रिमाइंडर क्या होगा, 4 रेस्ट पावर 3 इंटू 4 रेस्ट पावर 1, तो 4 रेस्ट पावर 3 का रिमाइंडर 1, 4 रेस्ट पावर 1 का 4, इसीलिए तो 1 आने के बाद रिपीट होते हैं, 1 इंटू 4 4, तो 3 के बाद रिपीट होगा। तो अब आप क्या करोगे, इसकी पावर को 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर आएगा। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट जो नंबर था 4। तो यार इतना ही सिंपल है ये, मतलब आपने करना क्या है, एक स्टेप तो है कि साइक्लिसिटी निकालनी है कि भाई कितने के बाद रिपीटिशन हो रही है, उसके बाद उस साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आए वो वाला टर्म आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने पहले क्लास लगाई होगी डिटेल्ड, वो ये सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। आप लोग भी ये ट्राई कर लो क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉज करके ट्राई करने पड़ेंगे आपको वीडियो, मैं डायरेक्टली सीधा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं 3 की पावर्स को एक बार डिवाइड कर दूं भाई, यहां पर मैं लिखूंगा रिमाइंडर, 3 रेस्ट पावर 1 को जब 5 से डिवाइड किया तो 3, 3 स्क्वायर को डिवाइड किया तो 4, 3 स्क्वायर इज 9। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी, 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 5 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, +1, 7 को डिवाइड करूंगा तो +2, 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही अगर मैं 4 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो मैं -1 भी लिख सकता हूं रिमाइंडर को, मैथमेटिकली डिवाइड करके देख लो 5 से 4 को, 5 1 जा 5, -1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको मैं -1 भी लिख सकता हूं। और मैं -1 पता है क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जिस भी पावर पर -1 आएगा, यहां पर सेकंड पावर पर -1 आया ना, तो उसकी डबल पावर पर 1 आएगा पक्का, बिकॉज -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो मेरे को 3 रेस्ट टू पावर 3, या मतलब मेरे को बीच में चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 8 टर्म के बाद रिपीटिशन हो रही हो ना, जो कि एसएससी में नहीं होती है, अगर 8 के बाद या 6 के बाद हो रही हो तो आपको आधे में ही पता लग जाएगा, बस ये है। तो 4 के बाद होती है तो आपको सेकंड में ही पता लग जाएगा, दूसरे वाले टर्म में, काम बच जाएगा। तो भाई 4 के बाद रिपीटिशन है, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ गया 1, रिमाइंडर 1। तो भाई जो भी फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला क्या है 3 आंसर हो जाएगा। तो यहां पर रिमाइंडर होगा जी 3। तो अब नेक्स्ट करते हैं फिर इसी वे से, यहां पर तो रिमाइंडर आ गया 3। अब 48 को एक बार 13 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर देख लो, 48 को 13 से डिवाइड करोगे तो 13 3 जा 39, तो रिमाइंडर आ गया 9। तो 9 रेज टू पावर 9 78 को 13 से डिवाइड करना है, तो 9 रेज टू पावर 1 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 9, 13 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। 9 रेज टू पावर 2 जो कि होती है 81, इसको डिवाइड करने पर 13 6 78 3, 9 रेज टू पावर 3। अब 729 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 9 रेज टू पावर 2 एंड 9 रेज टू पावर 1, इनकी रिमाइंडर्स को डिवाइड कर लो, इनके रिमाइंडर्स के प्रोडक्ट को। तो यहां पर था भाई 3, यहां पर था 9, मैं यहां से पिक कर रहा हूं 27। 27 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 2 जा 26, 1 रिमाइंडर। और जहां पर भी 1 आ गया मतलब कि उसके बाद साइक्लिसिटी स्टार्ट हो गई रिमाइंडर के अंदर। तो इसकी पावर को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, इनका सम डिवाइड होना चाहिए। तो 9 तो 3 से डिविजिबल है, 8 एंड 7 15 भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया 0, ये तो डिवाइड हो गया। तो जब भी 0 आए तो मैंने बताया था ना, 1 रिमाइंडर आए तो पहले वाला, 2 आए तो तीसरे वाला, दूसरे वाला सॉरी, और 3 आए मतलब कि 3 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर या फिर 0 रिमाइंडर, तो ये वाला तीसरे वाला लास्ट वाला, जब भी 0 रिमाइंडर आए तो लास्ट वाला। तो यहां पर आंसर क्या हो गया 1। तो नेक्स्ट करते हैं फिर, तो यहां पर आंसर था 3, यहां पर आंसर हो गया 1। अब इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर देख रहा हूं, यहां पर रिमाइंडर आ गया अपना 7, 8 9 जा 72 5, इसको 8 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ गया 237 को। तो 5 रेज टू पावर 237 को अब 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 रेज टू पावर 1 को 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है 5, 5 रेज टू पावर 2 25, 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 1, तो मतलब यहीं पर रिपीटिशन हो गई। तो जब भी रिपीटिशन 2 के बाद हो जाए तो आप कैसे देख सकते हो उस रिपीटिशन को, ओड इवन की फॉर्म में देख सकते हो, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो लेकिन ओड इवन की फॉर्म में भी देख सकते हो कि यहां पर अगर पावर ओड हुई चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर ओड हुई तो आंसर 5 और इवन हुई तो रिमाइंडर 1, ओड हुई तो 5। तो
ओड है पावर, तो रिमाइंडर क्या होगा जी यहाँ पर 5, ओड में 5, इवन में 1। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। तो थोड़े से 3 क्वेश्चन, मैं 3 या 4 क्वेश्चन और ट्राई करवाना चाहता हूँ आपको, ये और एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं 17 को डिवाइड करूंगा, अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। मन मन में मेंटली आप 17 को 5 से डिवाइड करोगे, 2 बच जाएगा। फिर 2 रेज टू पावर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, 2 रेज टू पावर 2 को डिवाइड करेंगे तो 4, या फिर -1। तो जहां पर भी -1 आया उसके डबल पावर पर, सेकंड पावर पर आया तो डबल पावर पर 1 आएगा, मतलब 4 की साइक्लिसिटी हो गई। इसकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगी, मतलब लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर हो जाएगा जी 1 इस चीज का। नेक्स्ट, अब इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 2 जा 14, 6 1 रिमाइंडर आ गया 5, 7 8 जा 56। तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया, यहां पर रिमाइंडर आ गया 6 रेज टू पावर 2015। लेकिन 7 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 7 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर, -1 भी लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं, 7 से 1 कम है, तो -1 रेज टू पावर 2015। इसका सॉल्यूशन तो आपको आता ही होगा, -1 की पावर ओड, तो आंसर क्या हो गया -1। तो आंसर आ गया -1, लेकिन एग्जामिनर माइनस में नहीं देगा। तो यार 7 से डिवाइड कर रहे हैं और -1 रिमाइंडर, मतलब कि 6, आंसर इज 6 यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे मेंटली कर सकते हो। 18 से इसको डिवाइड किया तो भाई रिमाइंडर आ गया -1, 18 से तो एक छोटा है, तो -1 रेज टू पावर ओड, आंसर इज -1। 18 से डिवाइड करने पर -1, मतलब रियल आंसर इज 17। और हाँ एक और बात, अगर यहीं पर ऐसे होता 17 रेज टू पावर 136, तो -1 रेज टू पावर 136, ये तो 1 ही हो जाता, तो सीधा 1 आंसर हो जाता। इतना ही सिंपल है। 6 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 1, 1 रेज टू पावर 19 इज 1, तो यहां पर तो 1 आ गया। देन यहां पर तो भाई 2 ही है, 6 से ये छोटा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 3। तो यार यही है सारे रिमाइंडर के क्वेश्चंस। तो नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर ओवर हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो थोड़ा सा वार्म अप हो लेते हैं टाइम एंड वर्क में, बेसिक से 2016 के क्वेश्चंस आएंगे अब टाइम एंड वर्क के और टाइम एंड डिस्टेंस के। तो पहले ट्राई करते रहना मेरे सोल्व करने से पहले, फिर सॉल्यूशन देखना। Kaushik can do a piece of work in X days, Krishnu can do the same work in Y days. If they work together, they can do the work in। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो टोटल वर्क आप क्या अज्यूम कर लोगे, इन दोनों का एलसीएम, दैट इज एक्स वाई टोटल वर्क। तो जो कौशिक है वो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, एक्स दिनों में एक्स वाई करता है तो एक दिन में वाई। जो कृष्णु है ये वाई दिनों में इतनी यूनिट करता है तो वाई से डिवाइड करते हैं तो ये करेगा एक्स यूनिट्स। दोनों मिलकर कितनी यूनिट करेंगे एक दिन में, एक्स प्लस वाई। और टोटल यूनिट्स हैं कितनी, इतनी, तो कितने दिन लग जाएंगे, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, ये आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन 3, एज सिंपल एज दैट। ये तो मेंटली कर लोगे, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ा है। अगर आपको बेसिक आपने वीडियो लेक्चर लगाया है तो ऑफकोर्स विश्वास है मुझे कर लोगे मेंटली। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो अब जल्दी जल्दी करते हैं यार बिकॉज ये रिवीजन है ना। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। तो एलसीएम आ गया भाई 60, ठीक है, 30 और 12 का एलसीएम टोटल वर्क। ए और भी 12 दिनों में करते हैं तो एक दिन में 12 5 जा 5 यूनिट करते होंगे, और ए अकेला करता होगा 32 जा 62 यूनिट्स। तो अगर ए अकेला 2 यूनिट करता है और दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो बी करता होगा 3 यूनिट। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, 60 यूनिट वर्क को अगर डेली 3 यूनिट करता है तो इट विल बी कंप्लीटिंग इट इन 20 डेज। ओके, द आंसर विल बी ऑप्शन 2। One tap can fill a water tank in 50 minutes and another tap can make the filled tank empty in 75 minutes. If both the taps are open together, already half filled tank would be full in। तो यार क्या करोगे, टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क आप अज्यूम कर लोगे इन दोनों का एलसीएम, जो कि है इसका डबल 150। तो जो फिलिंग वाला टैप है वो करेगा भाई 53 जा 3 यूनिट फिल एक मिनट में, मिनट्स में चल रहा है ना टाइम। जो एम्प्टी करने वाला है वो करेगा 2 यूनिट्स एम्प्टी।
तो दोनों अगर मिलकर चलेंगे तो 1 यूनिट फिल कर देंगे दोनों। लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है कि टैंक आधा भरा है, तो टोटल 150 यूनिट्स भरे नहीं है, टैंक के अंदर 150 यूनिट्स भरने नहीं है आपने, आधा भरा हुआ है, सिर्फ 75 यूनिट्स भरने हैं आपने। तो 1 मिनट में 1 यूनिट भर लेंगे तो 75 यूनिट भरने में ये 75 मिनट्स लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया, तो उसने 12 डेज तक काम किया, वो टोटल 18 डेज में काम कर सकता है। तो मेरे को जल्दी ये बताइए, 18 डेज में काम कर सकता है ए, 12 डेज उसने काम कर लिया, तो कितने दिनों का काम रह गया, 6 डेज का काम। 6 डेज का काम का क्या मतलब है, टोटल 18 डेज का काम था, 6 डेज का काम रह गया, ये तो हम देख के ही बता सकते हैं ना, मतलब कि 1/3 काम रह गया, देख के बता सकते हैं हम। शेष काम बी ने, मीन्स द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन 8 डेज, बाकी काम बी ने 8 दिनों में किया। तो अगर 1/3 काम को करने में बी 8 दिन लेता है, जो कि तीसरे हिस्से का है 1/3, तो कंप्लीट काम को करने में ये 24 डेज लेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सेकंड। तो यहां पर तो आपने कुछ लिखना ही नहीं था कि 1/3 काम बचा, उसको बी ने 8 दिनों में किया, तो पूरे काम को 24 दिनों में करेगा। ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज, तो भाई ए पूरे काम को कितने दिनों में करेगा फिर, 15 डेज। 1/3 मतलब तीसरे हिस्से को अगर 5 डेज में करता है, तो पूरे को 5 × 3। बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, अगर 2/5 काम को 10 डेज में करता है ना, तो कंप्लीट काम को करेगा 10 × 5/2, ऐसे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, इन 25 डेज। ठीक है, तो बी 25 डेज में करेगा कंप्लीट काम को। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 और 15 का, तो इनका टोटल वर्क हो जाएगा 75 यूनिट्स। तो ये एक दिन में करेगा 5 यूनिट, ये करेगा 3 यूनिट, तो दोनों मिलकर करेंगे 8 यूनिट। तो भाई 75 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 93/8। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, टोटल यूनिट 75 हैं, दोनों मिलकर 8 यूनिट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, इफ 10 पीपल कैन डू ए जॉब इन 20 days, देन 20 पीपल, तो आदमी कितने हो गए, डबल, 10 के कंपैरिजन में डबल, तो कितना टाइम लगेगा, आधा। 20 पीपल विद ट्वाइस द एफिशिएंसी, एक तो आदमी डबल, ऊपर से एफिशिएंसी डबल, आदमी डबल एफिशिएंसी भी डबल, मतलब 4 गुना स्ट्रॉन्ग हो गए ये। अगर 4 गुना स्ट्रॉन्ग हो गए तो टाइम कितना लगेगा, 1/4। सो स्ट्रेट वे आंसर विल बी 5 days। समझ में आ गया ये, तो यहां पर आंसर विल बी ऑप्शन 1। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 days, दोनों मिलकर 30 दिनों में करते हैं। दे वर्कड फॉर 20 days एंड देन बी लेफ्ट द वर्क, द रिमेनिंग वर्क was done by A alone in 20 days more. In how many days can A alone finish the work? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है यार एसएससी में, कई साल आ चुका है। तो देखिए आप इसमें क्या देखोगे, ए और बी दोनों 30 दिनों में कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 30 दिनों में कर सकते हैं, 0 से लेकर 30 दिनों में। इन्होंने 20 दिन का काम कर लिया दोनों ने, ए और बी ने, तो कितने दिन का काम बच गया, 10 दिन का काम बच गया। मतलब अगर ए और बी लगे रहे तो काम को 10 दिन में कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, बी तो छोड़कर चला गया है ना। तो ए ने कितने दिनों में किया, 20 दिनों में। तो मेरे को जस्ट ये बताइए कि कितने दिन लग गए, डबल दिन लग गए ना ए को काम करने में, दोनों के कंपैरिजन में। अगर डबल दिन लग गए तो इसका मतलब क्या है, ए की एफिशिएंसी आधी है, दोनों की जो भी शक्ति है, दोनों की जो भी एफिशिएंसी है, जो भी पावर है, ए की पावर उससे हाफ है। मतलब ए और बी दोनों में आधी आधी पावर है, अगर बी चला गया तो उसमें आधी ही रह गई। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि 10 की बजाय उसने 20 दिन लिए, अगर 10 की बजाय उसने 30 दिन लिए होते तो ए की पावर 1/3 है, दोनों के कंपैरिजन में। ये 1 यूनिट करता होता तब, तो बी 2 यूनिट करता होता। ठीक है, तो मतलब दोनों की पावर आधी आधी है, ये साफ है। अब बोला क्या है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। यार जब वो दोनों के 10 दिन के काम को 20 दिनों में कर रहा है, दोनों के 10 दिन के काम को ए 20 दिनों में कर रहा है, तो दोनों जिस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं उसको वो 60 दिनों में कर सकता है, मतलब स्ट्रेट वे रिलेशन मिल रहा है। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4। ठीक है, गणेश, राम एंड सोहन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 days,
तो ठीक है भाई, गणेश, राम और सोहन तीनों 16 डेज में करते हैं। और आगे क्या है, गणेश और राम दोनों करते हैं 24 डेज में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा जी, टोटल वर्क आ जाएगा 48 यूनिट्स। तो गणेश, राम और सोहन 16 डेज में 48 यूनिट्स करते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट। और उसके बाद गणेश और राम दोनों मिलकर करते हैं 2 यूनिट्स। तो बस यहीं पर बात साफ है, ये दोनों 2 यूनिट करते हैं, तीनों मिलके 3 यूनिट करते हैं, तो पक्का सोहन 1 यूनिट करता होगा। तो एग्जामिनर भी सोहन की पूछेगा, बिकॉज आप उसी की निकाल सकते हो। सो द नंबर ऑफ डेज सोहन अलोन टेक्स टू फिनिश द वर्क। तो 48 यूनिट काम करने में, डेली 1 यूनिट काम करने वाला आदमी 48 डेज लेगा। सो द आंसर इज ऑप्शन 2। A and B together can do a piece of work in 36 days. B and C in 24 days. A and C in 18 days. तो देखिए दो दो के जोड़े बना दिए इधर इन्होंने, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, 36, 24 एंड 18, क्या एलसीएम आ जाएगा इनका, 72। ए और बी 36 दिनों में 72 यूनिट, 72 यूनिट्स इन 36 डेज, 2 यूनिट्स 24 3 एंड 18 4। ठीक है भाई। अब अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं, 4 और 3 7 और 2 9, इसके अंदर क्या होगा पता है, इसके अंदर ए भी 2 बार आ चुका है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, मतलब इन सब की यूनिट्स का डबल इसके अंदर आ गया है। ये सब जितने भी यूनिट करते हैं उसका डबल 9 बनता है। तो ये सब कितने यूनिट करते होंगे, 9/2, उसका डबल अगर 9 है। और टोटल काम कितना है, 72 यूनिट्स। तो कितने दिन लेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 9/2। तो ये 2 का क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 डेज। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन 2। तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है यार, ये एक पेट क्वेश्चन है एसएससी का। देखिए यहाँ पर उसने तीनों का पूछ लिया आपसे, आंसर हो गया 16। कभी कभी क्या करेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, या सी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए उसके लिए आप क्या करोगे, तीनों के यूनिट आ गए। अगर आपने निकालना है ए कितने दिनों में करेगा, तो ए के यूनिट निकालने पड़ेंगे। तो बी और सी के यूनिट घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 3। ठीक है, व्हाट इज 3, 6/2। अगर आपने बी और सी के यूनिट घटा दिए तीनों के यूनिट में से, तो सिर्फ ए के यूनिट बच गए ना यहाँ पर, 3/2। ए कितने दिनों में करेगा, 72 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, 48 डेज में करेगा। अगर उसने पूछ लिया बी कितने दिनों में करेगा, तो तीनों के यूनिट में से बी कौन से ग्रुप में नहीं है, इसमें नहीं है ना, सी और ए वाले में, 4 घटा दो। तो बी करता है आधा यूनिट एक दिन में, तो 144 डेज ले लेगा। तो यार ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए। Then next we have A and B together finish a job in 24 days, while A, B and C together finish the job in 8 days. तो straight away करो A and B, आप यही लिखोगे मन में कि A और B कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना अज्यूम कर लिया आपने, 24 दिन ही, 24 यूनिट अज्यूम कर लिया ना दोनों कैल्शियम। तो A और B करते हैं भाई 1 यूनिट, और जो A B C हैं तीनों, वो करते हैं 8 3 24, मैंने अज्यूम किया था 3 यूनिट। तो भाई ए और बी सिर्फ 1 यूनिट कर पाते हैं, तो सी करता होगा 2 यूनिट, तीनों 3 करते हैं, तो सी 2 यूनिट करता है और इसको 24 यूनिट फिनिश करने हैं। तो कितने दिन लेगा, आंसर सामने है, दैट इज 12 यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन 1। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, ओके, एंड बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। A and B in 8 days, B and C in 12 days, A, B, C together in 6 days। तो A and C कितने दिनों में करेंगे। तो पढ़ने में अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो आपने बस अपना एम क्या रखना है, आपने एम रखना है कि मैं A के यूनिट निकालूंगा कितने करता है, और C के निकालूंगा, और उसके बाद दोनों को जोड़ के पता लग जाएगा दोनों कितने यूनिट कर रहे हैं, और वही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, टोटल वर्क अज्यूम करोगे, जो कि एलसीएम होगा किसका, 8 का, 12 का एंड 6 का। तो 12 का टेबल रिमेंबर कर लो, 12 2 24, तो टोटल वर्क विल बी 24। तो ए एंड बी कैन डू इट इन 8 डेज, ए एंड बी कैन डू 3 यूनिट्स डेली, बी एंड सी कैन डू कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स डेली, 12 2 24, एंड देन ए बी एंड सी टुगेदर, ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, दे कैन डू 4 यूनिट्स। तो खेल आपके सामने है, बिल्कुल साफ है।
तीनों मिलके 4 यूनिट कर सकते हैं, और जिनमें से ये दोनों कितने यूनिट कर सकते हैं? सिर्फ 2। ए कितने यूनिट करता होगा? 2। ए करता है 2 यूनिट। अगर ए 2 यूनिट करता है तो ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं, तो भाई पक्का बी करता होगा 1 यूनिट। अगर बी 1 यूनिट करता है तो बी और सी तो तीनों कितने यूनिट करते हैं? दोनों 2, तो भाई सी करता होगा 1। तो सी करता है 1 यूनिट काम, ए करता है 2 यूनिट काम, दोनों मिलकर करते हैं 3 यूनिट काम। तो 24 यूनिट्स को फिनिश करने में 8 डेज ले लेंगे। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। A certain number of men can do a piece of work in 60 days. If there were 6 more men, अगर 6 आदमी और होते, the work can be finished 20 days earlier. तो 20 दिन पहले खत्म हो जाता अगर 6 आदमी और होते। The number of men working is, तो एक तो इसमें सबसे पहला चाह रहा है कि आप ऑप्शंस यूज कर लो। ठीक है, कि कितने मैन थे? सर्टेन नंबर ऑफ मैन, आपने मान लिया 6, तो 6 आदमी 60 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो काम कितना हो गया? 6 × 60। अगर 6 आदमी और होते तो 6 और 6 12 होते, तो 20 दिन पहले, मतलब कि 60 दिन में काम होता है, 20 दिन पहले मतलब 40 दिन में होता। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो एक तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो आंसर मिल जाएगा 12 मैन कैन डू इट इन 60 डेज। तो 12 + 6 18 मैन इसको 40 में करते, तो दिस इज 720, दिस इज 720, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं, ऑप्शन चेक करना, काफी जल्दी आंसर मिल जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, कन्वेंशनल मेथड है ही कि नंबर ऑफ मैन को m मान लो, तो भाई m मैन 60 डेज में कितना काम करेंगे? इतना। अब 6 और आदमी होते, मतलब m + 6 होते, तो कितने दिनों में काम को करते? 20 दिन पहले बोल रहे हैं, मतलब 40 दिन में। तो बस इसको कंपेयर कर लो, 22 ज़ा 23 ज़ा, तो 3m = 2m + 12, तो 2m को उधर भेजोगे तो ये क्या हो गया? नेगेटिव, तो m = 12। ठीक है, ये भी काफी लेंदी है नहीं। ठीक है, इजीली उतनी देर में हो सकता है। शशि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन शशि। तो तानिया क्या है? 25% मोर एफिशिएंट है। तो जो पर्सन 25% मोर एफिशिएंट होगा, मतलब कितने गुना एफिशिएंट है? 5/4 टाइम्स। 5/4 टाइम्स एफिशिएंट जो पर्सन होगा, वो दिन कितने लेगा? जिस आदमी की एफिशिएंसी डबल है, तो वो दिन कितने लेता है? हाफ। अगर आप अपने छोटे भाई से या बड़े भाई से डबल एफिशिएंट हो काम करने में, तो आधे दिन लोगे। तो जो आदमी तानिया जो कि 5/4 टाइम्स एफिशिएंट है, वो टाइम सिर्फ 4/5 लेगा उससे। तो ऐसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हो 16 डेज। ठीक है, इस चीज को रटना मत कि उल्टा कर देना है, समझ लो मैं कैसे इसको यूज कर रहा हूं। वेरी बेसिक थिंग। जैसे कि और देखिए, ए कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 12 days, बी इज 60% मोर एफिशिएंट। तो 60% मोर एफिशिएंट मतलब कितने गुना एफिशिएंट? 8/5 टाइम्स। तो अगर 8/5 टाइम्स एफिशिएंट है तो दिन कितने लेगा? 5/8। 12 के ए के कंपैरिजन में 5/8, तो 4 × 2 = 4 × 3 = तो 15/2 मतलब कि 7.5। आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो एफिशिएंसी वाले को। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। राम एंड हैरी कैन कट 12 kg नट्स इन 2 days। तो राम एंड हैरी 2 पर्सन हैं, वो 12 kg नट्स 2 दिन में काट सकते हैं। 12 kg गिरी, तो एक दिन में कितने काट सकते हैं ये बताइए? 6 kg। साफ साफ दिख रहा है, 2 दिन में 12 kg, तो एक दिन में 6 kg। आगे देखते हैं। आफ्टर 5 days हैरी लेफ्ट द वर्क। 5 दिनों के बाद हैरी ने काम छोड़ दिया, कुछ काम कर रहे थे गिरी काटने का। राम टुक 8 more days टू कट द रेस्ट ऑफ द नट्स। मतलब 5 दिन तक, आपने बस ये समझना है यार मेंटली, 5 दिन तक राम एंड हैरी दोनों ने काम किया, फिर हैरी ने छोड़ दिया काम, तो 8 दिन तक राम काम करता रहा और टोटल 58 kg नट्स काटे। 58 kg। तो आपने जस्ट ये देखना है कि ये दोनों मिलके एक दिन में 6 kg काट लेते हैं, क्योंकि आपको राम की अलग अलग तो पता नहीं यार, दोनों की मिलके पता है ना, राम एंड हैरी की। तो एक दिन में 6 kg नट्स ये कट कर देते थे, तो 5 दिन में कितने kg कट कर दिए होंगे?
5 दिन में, एक दिन में 6, तो 5 दिन में 30। तो 30 kg तो इन्होंने यहाँ पर कट कर दिए, लेकिन टोटल इन्होंने कट किए 58, तो बाकी के 28 यहाँ पर किए होंगे, साफ साफ दिख रहा है। तो 28 kg नट्स काटने में राम ने 8 दिन ले लिए, तो बस मिल गई राम की एफिशिएंसी कि भाई एक दिन में कितने नट्स एक काट सकता है। 4 7 जा 4 2 जा 7/2 या 3.5 kg एक दिन में। दोनों मिलके 6 kg काटते हैं, बताया था ना एक दिन में। तो भाई हैरी कितने काटता होगा, ये तो राम की एफिशिएंसी है। तो भाई हैरी काटता होगा, दोनों 6 kg काटते हैं, तो 6 - 3.5 दैट इज 2.5। अब जो भी पूछा आप बता ही दोगे। द टाइम टेकन बाई हैरी टू कट 10 kg ऑफ नट्स, 10 kg कितने में काटेगा, 10 kg 2.5 kg के 2.5 kg के 4 गुना होते हैं। एक दिन में 2.5 kg काटता है, तो 10 kg 4 दिनों में काटेगा, ठीक है। अदरवाइज यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर फॉर ₹550, A and B together are to do 7/11 of the work, the share of C should be। तो यार आपने क्या ध्यान में रखना है कि जब भी रुपए बांटने हो तो उस अकॉर्डिंग बांटोगे, जिसने जितना काम किया उतने रुपए दे दो। रियल में भले ही ना होता हो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में जरूर होगा, यहां पर करप्शन नहीं चलेगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना है, 11 यूनिट, ठीक है। 7/11 करते हैं ना, ये टोटल 3 आदमी हैं, इनमें से ए और बी टोटल काम अगर 11 यूनिट हम अज्यूम करें, तो ए और बी कितना काम करेंगे, 7 यूनिट। 7/11 बोल रखा है, तो सी कितना करेगा, 4 यूनिट। तो द शेयर ऑफ सी, तो भाई 11 में से 4 यूनिट करेगा, तो 11 में से 4, 4/11 काम किया तो 4/11 रुपये मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है। 11 5 जा दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज, आंसर विल बी ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। A and B undertake a piece of work for ₹250। A and B ने 250 रुपीज के लिए एक काम लिया। A alone can do that work in 5 days। A अकेला उसको 5 दिन में कर सकता है, B कर सकता है 15 डेज में। तो भाई टोटल एलसीएम ले लो फिर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ C दे फिनिश द वर्क इन 3 डेज। C को क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो दोनों ने ले लिया काम, फिर बात बनी नहीं, काम नहीं कर पाए, तो C की हेल्प ले ली, मतलब काम तीनों ने किया, तो तीनों ने मिलकर 3 दिन में कर दिया। तो टोटल वर्क क्या अज्यूम करोगे, 15 अज्यूम करोगे। ए अकेला कितने यूनिट्स करता है, 5 दिन में 15, तो एक दिन में 3। बी कितने करता है, बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज, बी अकेला करता है 1 यूनिट। और विद द हेल्प ऑफ सी तीनों ने मिलकर 3 दिन में खत्म कर लिया, मतलब कि 5 यूनिट कर लेते हैं डेली। अब आपको सबके यूनिट पता ही चल जाएंगे, क्या पता चल जाएंगे, ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 1 यूनिट, तो 3 और 1 4, तो सी भी करता होगा 1 यूनिट, बिकॉज तीनों की 5 यूनिट बनानी है। ए सबसे फास्ट है यहाँ पर। इफ एवरीवन गेट्स पेड इन प्रोपोर्शन टू वर्क डन बाय देम, हर एक को वैसे ही रुपए मिलेंगे जितना उन्होंने काम किया है। द अमाउंट सी विल गेट, तो भाई सी 1 यूनिट करता है, हर एक 5 यूनिट में से 1 यूनिट सी की हुई होती है, तो 1/5 वो काम करता है, तो 1/5 रुपये मिलेंगे। टोटल 250 रुपीज थे, तो 50 रुपीज मिल जाएंगे सी को, दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। अब ऐसे भी 2 क्वेश्चन आए थे टीयर 1 के अंदर टाइम एंड वर्क के अंदर, तो ये भी मैं आपको करा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे और ना ही कोई गलती होगी, ठीक है। वेरी इजी मेथड। इफ 7 स्पाइडर्स कैन मेक 7 वेब्स इन 7 डेज, तो आपने जस्ट क्या देखना है कि एक स्पाइडर के हिस्से में कितने वेब आए। पहले ये बताओ काम करने वाली कितनी स्पाइडर हैं, 7। जाले कितने बनाए, 7। तो 7 स्पाइडर मेड 7 वेब्स, सो 1 स्पाइडर मेड 1 वेब। तो एक स्पाइडर को एक वेब बनाने में 1 दिन नहीं लगा, 7 दिन तक सारी मकड़ियां काम कर रही थी। लेकिन एक के हिस्से में कितना काम आया, एक मकड़ी के हिस्से में एक जाला बनाना आया, तो एक ने एक जाला बनाने में 7 दिन ले लिए। तो 1 स्पाइडर विल मेक 1 वेब इन 7 डेज। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपने करना क्या है, लेट मी टेल यू द की, डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, काम बांट दो पर पर्सन या पर मकड़ी इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ 100 cats kill 100 mice in 100 days, then 4 cats would kill 4 mice in how many days। तो साफ साफ आंसर दिख रहा है ना कि 100 कैट ने 100 माइस मारे, तो एक कैट के हिस्से में एक माइस आया, तो मतलब एक कैट एक माइस को 100 डेज में मारती है,
क्योंकि सारी बिल्लियां चूहे मारने में लगी हुई थी, ठीक है, 100 दिनों तक। तो 100 बिल्लियों ने 100 दिनों में 100 चूहे मारे, मतलब एक बिल्ली के हिस्से में एक चूहा आया था, वो उसने 100 दिनों में मारा। तो जब 4 बिल्ली 4 चूहे मारेंगी तो भाई एक बिल्ली के हिस्से में एक ही आया, तो 100 ही दिन लग जाएंगे, 100 डेज, तो आंसर विल बी 4। अब एग्जामिनर क्या करता है, समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है कि यहां पर थोड़ी सी ऐसे कर देता है, 4 कैट वुड किल 8 माइस। हाँ, तो यहां पर आप देख सकते हो एक बिल्ली के हिस्से में एक चूहा आता है तो 100 दिन ले लेती है, जब 2 चूहे आ जाएंगे तो 200 दिन ले लेंगी, है ना भाई, काम तो डबल हो गया, तो 200 आंसर हो जाना था। अगर 4 बिल्लियों के हिस्से में 2 बोल देता तो फिर तो एक बिल्ली के हिस्से में आधा काम आ रहा है, तो सिर्फ 50 दिन ले लेते फिर, ठीक है। तो ऐसे ये काम चलता रहेगा। M1 D1 H1 से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे सीधे सीधे देख के आंसर आ जाते हैं इन क्वेश्चंस के, तो उसकी जरूरत ही नहीं है पेन उठाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। 20 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। तो भाई 20 वीमेन एक काम को 16 डेज में कर सकती है, ठीक है। 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, और 16 मैन उस काम को 15 डेज में कर सकते हैं। द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन एंड वीमेन के कैपेसिटी का रेशियो बताना है। तो ये बताओ, अगर इसी काम को एक दिन में करना हो, एक दिन में, तो 16 गुना ज्यादा ताकत चाहिए ना, 16 टाइम्स मोर पावरफुल ग्रुप शुड बी देयर, बिकॉज आपने एक दिन में करना है, तो 16 गुना ज्यादा, मतलब 20 इंटू 16 वीमेन एक दिन में कर लेंगी इस काम को। और अगर यहां पर एक दिन में करना है तो 16 इंटू 15 मैन एक दिन में कर लेंगे इसको। तो इस काम को ये ग्रुप भी एक दिन में कर लेता है और ये ग्रुप भी एक दिन में कर लेता है, मतलब दोनों ग्रुप्स की एफिशिएंसी बराबर है, हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो बस यार इक्वेट कर दो, किस चीज की वेट करें, 5 3 जा 5 4 जा, तो वीमेन मैन को इधर ले आओ, वीवन बाई मैन, ऊपर रह गया 3, नीचे चला गया 4, तो हमने क्या बताना था, मैन एंड वीमेन बताना था, ठीक है। तो 4:3 होएगा, 4:3। ध्यान रखना पहले कौन सी चीज बतानी है एग्जाम में, रेशियो जब भी पूछे। इफ 20 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। तो यार यहां पर वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रिवाइज कराने के लिए इक्वेशन रखा है, ये अगर वर्क आए तो नीचे ये वर्क हो जाएगा कि कितना काम कर रहे हैं, मान लो दीवार बना रहे हैं, कितनी लंबी दीवार बना रहे हैं, या कोई पानी फेंक रहे हैं कहीं पे, अगर एफिशिएंसी दी हो तो एफिशिएंसी भी इंक्लूड हो जाएगी। तो जो भी चीज उसने गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे। यहाँ पर तो सिर्फ यही चीजें गिवन है, तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, मेंटली हम कर लेते होते हैं, ठीक है। कैसे कि 20 मैन working 8 hours per day can complete a work in 21 days, then in how many hours per day 48 men would complete the same work in 7 days। तो 7 3s are and 8 6 are, then 20 into 3 क्या होता है 60, तो 6 10 are 60, तो भाई 10 घंटे काम करना पड़ेगा, आंसर इज ऑप्शन सी। 12 men complete a work in 9 days after they have worked for 6 days। तो ये बताइए 12 मैन कितने दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में, ठीक है। कितने दिन काम कर लिया, 6 दिन, तो कितना काम बच गया ये बताइए। अगर 12 आदमी लगे रहे तो 9 दिन में काम कर सकते हैं, 12 आदमियों ने 6 दिन काम कर लिया तो 3 दिन का काम बच गया। लेकिन 3 दिन का काम कब बच गया, जब 12 आदमी ही लगे रहे, ये नहीं है कि फिर आदमियों को ऊपर नीचे कर दोगे फिर भी 3 दिन में होगा, ठीक है। 12 आदमी 9 दिन में कर सकते थे, 12 आदमियों ने 6 दिन कर लिया, तो 12 आदमी ही 3 दिन और काम करेंगे तो पूरा होगा। तो रिमेनिंग वर्क इज विच 12 मैन कैन डू इन 3 डेज, जो 12 आदमी 3 दिनों में कर सकते हैं। 6 मोर मैन ज्वाइंट, अब ये काम तो 36 यूनिट्स बचा हुआ था, 6 और आदमी आ गए, मतलब पहले 12 तो थे ही, 6 मोर अराइव्ड, तो 12 + 6 18, तो मतलब अब 2 दिन में कर देंगे भी काम को, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, आंसर विल बी 2। कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछता है, हाउ मेनी डेज दे टुक टू कंप्लीट द होल वर्क, सारा काम कितने दिनों में किया, तो क्या आंसर आ जाता, 6 दिन पहले भी काम किया था, 2 दिन ये, तो आंसर आ जाता है 8। यही है बस, आगे बढ़ते हैं फिर। A and B together can do a piece of work in 9 days, A and B 9 दिनों में कर सकते हैं। A does thrice the work of B,
तो ये मैंने इंक्लूड किया क्वेश्चन कि आपको एफिशिएंसी वाले भी एक बार रिमाइंड हो जाए। अगर ए 3 गुना एफिशिएंट है तो क्या करोगे, सीधी सीधी यूनिट मान लो, एफिशिएंसी बताइए। तो अगर बी 1 यूनिट करता है तो एक ए 3 यूनिट करता होगा, तो दोनों मिलके 9 दिनों में करते हैं ना काम को, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट करते होंगे। अगर बी 1 करता होगा तो ए 3 यूनिट करता होगा, 3 गुना एफिशिएंट है। दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं, तो 9 दिनों में डेली 4 यूनिट करने वाले व्यक्ति कितनी यूनिट कर लेंगे, 36 यूनिट्स, मतलब टोटल 36 यूनिट्स काम है। ए अलोन विल टेक टू फिनिश द वर्क, तो ए डेली 3 यूनिट करता है, तो 36 यूनिट्स पूरी करने में ए 12 डेज लेगा। आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, अब आ गया भाई टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आई होप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है, बिकॉज एक बार आप ये सारा सिलेबस कर चुके होगे तभी तो रिवाइज कर रहे होगे। तो बेसिक एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से मैं स्टार्ट कर देता हूं। यहाँ पर गौतम ट्रेवल्स 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एट 32 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड रिटर्न्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, देन एवरेज स्पीड। तो यार जब एवरेज स्पीड गिवन है तो आपको डिस्टेंस नहीं चाहिए होता, ये मैंने आपको बताया था। एग्जैक्ट डिस्टेंस यूज करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेशियो से काम चल जाता है। और अगर सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से किया जाए तो क्या करते हो, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2ab ओवर a प्लस b दैट इज 72, तो 8 4 जा 8 9 जा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया जी, दिस बिकेम 320/9, सो 9 3 जा 27, 9 5 जा 5/9। तो जब भी नीचे 9 हो तो 11 का टेबल आता है, तो 35.55 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। अदरवाइज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ये भी याद दिला देता हूं एक बार, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। नेक्स्ट करते हैं अब। ए मैन कवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन बाइसिकल, फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स द स्पीड वाज 20 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 100। पहले 2 घंटे तक 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तो 40 किलोमीटर गया होगा, है ना, 2 घंटे तक 20 किलोमीटर, बाकी कितने किलोमीटर बच गया, 60। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इट केम डाउन टू 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो कितने घंटे लगे, 6 घंटे। यहां पर कितने लगे, खुद बताया है उसने, 2 घंटे, 2 घंटे। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस जो कि 100 है अपॉन टोटल टाइम जो कि 6 और 2 8 घंटे लगा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 100/8 इज 12.5। ए मैन गोज टू ए प्लेस ऑन बाइसिकल एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, तो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, एंड कम्स बैक एट ए लोअर स्पीड, ओके, मंदी स्पीड पर वापस आ गया, थोड़ी सी कम स्पीड पर। द एवरेज स्पीड इज 6.4, एवरेज स्पीड इज 6.4। तो इसका क्या मतलब है, देखिए अगर एवरेज स्पीड 6.4 है और वो इस स्पीड पर आया था, तो पक्का 6.4 से कम वाली स्पीड पर आया होगा ना। एवरेज मतलब मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड के बीच में ही होगी एवरेज, बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं होगी। एवरेज स्पीड को ये मत सोच लेना ये वो वाली एवरेज नहीं है, ठीक है, बीच में मतलब एग्जैक्ट मिडल में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में। तो 6.4 से तो छोटा ही आंसर होगा, ये तो डेफिनेटली श्योर है। लेकिन 6 भी आंसर नहीं होगा, 6 के इतनी पास भी लाई नहीं करेगी ये, ठीक है। मतलब अगर थोड़ी कॉमन सेंस लगाओगे तो 4 आप टिक करोगे, अदरवाइज क्या करोगे, कंफ्यूजन हो रहा है तो चेक करके देख लोगे, किससे, फॉर्मूले से, ठीक है। और एक और बात, ये जो एवरेज स्पीड है ये दो चीजों के हाफ से, जैसे मान लो 4 में टिक करने को बोल रहा हूँ, 16 और 4 20, 20 से कम ही होती है उस वाली एवरेज से। 16 और 4 20, 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 10, तो 10 से कम ही मिलेगी, ठीक है। रियल एवरेज से मतलब जो अरिथमेटिक एवरेज होती है उससे कम होती है हमेशा एवरेज स्पीड, ठीक है। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर का अगर एवरेज निकालोगे तो 50 आएगा, लेकिन एवरेज स्पीड 48 आएगा, उससे कम होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप 6 चेक करोगे यार डायरेक्टली, क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो आपने चेक एक ही करना है, 6 नहीं निकला तो 4 टिक कर दोगे। तो चेक करके मैं बता देता हूँ, 2ab ओवर a प्लस b, तो 16 और 6 22, तो 2 11 जा,
तो ये तो 6.4 आया नहीं, ये तो 8 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर इज डी। ठीक है, 2 buses travel to a place at 45 km/h and 60 km/h respectively. Okay. If the second bus takes 5.5 hours less, तो यहाँ पर उसने क्या बताया, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार स्पीड एंड टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। 2 बसेस हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, एक की स्पीड 45 km/h, एक की स्पीड 60 km/h। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्या पता लग जाएगा कि स्पीड का रेशियो क्या है, 15 3 एंड 15 4। अगर स्पीड का ये रेशियो है तो टाइम का क्या रेशियो होगा भाई, उल्टा 4:3। ये मैंने आपको बताया था। तो अब आपने क्या देखना है, रेशियो के अंदर डिफरेंस क्या है, 1 का, लेकिन यहां पर एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, 5.5 का। तो मतलब एक्चुअल जो लाइफ है वो रेशियो का 5.5 टाइम्स है। तो यहां से एक्चुअल टाइम निकाल सकते हो ना, ये टाइम तो रेशियो का है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, 3 × 5.5 मतलब 11/2। तो एक्चुअल टाइम हो गया भाई 3 × 11/2, और ये टाइम आवर्स में है क्योंकि 5.5 आवर्स थे। तो ये है टाइम इस दिन का, और ये है इस दिन की स्पीड, तो डिस्टेंस तो पता लग ही जाएगा स्पीड इनटू टाइम से, बस यही आपने बताना है। तो 230 तो ये क्या हो जाएगा 990। आंसर विल बी 3 × 11 33, 33 3 99 एंड 0। या फिर यहां से भी निकाल सकते हो, 4 को 5.5 से मल्टीप्लाई करो और अब इस दिन वाली स्पीड यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 तो इसका आंसर भी आ गया 990। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे आप। आगे बढ़ते हैं फिर, होप ये समझ में आया होगा। ए पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 km/h लीव्स द रेलवे स्टेशन 6 hours आफ्टर ए गुड्स ट्रेन लीव्स। हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस सिचुएशन को, ऐसे क्वेश्चन को फिर छोड़ोगे ही नहीं। एक गुड्स ट्रेन निकली, उसके 6 घंटे बाद दूसरी ट्रेन निकली, ठीक है, उसके 6 घंटे बाद, एंड ओवरटेक्स इट इन 4 hours। गुड्स ट्रेन यहां पर थी भाई, 6 घंटे बाद ये ट्रेन निकली है, तो गुड्स ट्रेन यहां पर थी, लेकिन क्या हुआ, ये ट्रेन चली, गुड्स ट्रेन भी चली, तो ये पकड़ी कहां पर गई, 4 घंटे बाद। तो मेरे को ये बताओ, जो गुड्स ट्रेन है वो कितने घंटे तक चली है अब तक, 6 घंटे चल चुकी थी, 4 घंटे और चली, तो गुड्स ट्रेन तो भाई 10 घंटे चल चुकी, 6 घंटे तो पहले चल चुकी थी, और जब ये चली उसके बाद 4 घंटे। और ये जो अपनी पैसेंजर ट्रेन है ये तो सिर्फ 4 घंटे चली है ना, चली और 4 घंटे में पकड़ लिया। ये क्या बता रहा हूं मैं, ये मैं बता रहा हूं टाइम, टाइम का रेशियो क्या है 5:2, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 2:5। गुड्स ट्रेन की स्पीड अगर 2 होगी तो पैसेंजर की 5 होगी, उल्टा होगा ना। और पैसेंजर की स्पीड बता दी, 5 का 16 टाइम्स, 5 × 16 इज 80, 5 का 16 गुना, तो 2 का 16 गुना 32। आंसर विल बी ऑप्शन 1। तो अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन ऐसे देख के ही हो जाएंगे, अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो क्या कर सकते हो, तो भाई कन्वेंशनल वे यूज कर सकते हो। वो बता देता हूं कि पैसेंजर ट्रेन 80 km/h की स्पीड से चली थी और उसने उसको 4 घंटे में पकड़ा था, तो मतलब इतनी दूर जाकर पकड़ा था, पैसेंजर ट्रेन ने इतनी दूर जाकर पकड़ा था, 6 घंटे वो चल चुकी थी, 4 घंटे और बाद इतनी दूर जाकर, ठीक है। तो उसने उसको पकड़ा था 320 किलोमीटर पर, लेकिन तब तक ये जो अपनी गुड्स ट्रेन थी ये 10 घंटे चल चुकी थी, तो ये 10 घंटे में सिर्फ 320 किलोमीटर जा पाई थी, तो मतलब इसकी स्पीड 32 km/h है। ये भी कोई डिफिकल्ट है नहीं और टाइम भी नहीं लेगा, ठीक है। ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 25 hours if it reduces the speed by 1/5, the car covers 200 km less in that time। मतलब है क्या, कार 25 घंटे तक चलती है, अपनी स्पीड इसने कम कर दी, तो उसका डिस्टेंस पर फर्क बता दिया। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्पीड और डिस्टेंस में क्या फर्क है। अगर स्पीड आधी की तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करोगे, मान लो आप कॉलेज जा रहे हो या कहीं पर लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जा रहे हो, कोचिंग में लेक्चर लगाने जा रहे हो, तो आपने बाइक की स्पीड आधी कर दी, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे उतने ही टाइम में, आधी दूरी जा पाओगे, है ना। तो स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड डबल कर दी तो उतने ही टाइम में डबल दूर चले जाओगे। तो यहाँ पर स्पीड को 1/5 कर दिया,
तो भाई डिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। मतलब क्या है, डिस्टेंस भी, स्पीड को 1/5 कम कर दिया तो डिस्टेंस भी 1/5 कम हो जाएगा। मतलब पहले अगर डिस्टेंस 5 ट्रेवल कर रहे थे तो आज डिस्टेंस सिर्फ 4 ट्रेवल करोगे। लेकिन रेशियो है ये, तो एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई आज 200 कम ट्रेवल करेंगे, तो मतलब 1 की जगह पर क्या है 200। 1 इज रिप्रेजेंटेड बाई 200 इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में 1 की जगह 200 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है रियल में आप 5 जाते थे ना, रियल में हम 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, आज स्पीड कम की तो 4 किया, तो रियल में डिस्टेंस इसका 200 गुना है। मतलब रियल में डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर्स। और कितने आवर्स में हम कवर कर रहे हैं 25 आवर्स में। इट मीन्स द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। एज सिंपल एज दैट। अगर ये पूछ ले भाई कम करने के बाद कितनी स्पीड थी, तो भाई कम करने के बाद वो भी आप बता सकते हो। 1/5 कर ली ना, तो इसकी 1/5 कम कर दो आप, 32 रह जाएगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं फिर। स्पीड ऑफ ए बोट अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट। अलोंग का क्या मतलब है, साथ में, मतलब कि डाउन स्ट्रीम, करंट के साथ में। अगेंस्ट का क्या मतलब है, अपस्ट्रीम, भाई करंट के खिलाफ, दैट इज 8। देन द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड पूछी है, तो आपको मैं दोनों चीज बता देता हूं क्योंकि कंसेप्ट रिवाइज करना है। तो बोट की स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड होगी सम ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाई 2, और करंट की स्पीड होगी, मतलब पानी की स्पीड, डिफरेंस ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाई 2। ये आपको पता होना चाहिए बस। तो 14 एंड 8 22/2, तो बोट की स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर, जो कि उसने पूछी नहीं। करंट की स्पीड क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 14 माइनस 8 इज 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन 4। ए ट्रेन 240 meters in length crosses a telegraph post in 16 seconds। तो यहां पर एक बार थोड़ी देर लेते हुए आपको सारे कंसेप्ट बता देता हूं। ठीक है, देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को जब भी क्रॉस करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, वो डिस्टेंस हमेशा होगा सम ऑफ लेंथ। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी स्पीड पर हो, चाहे एक खड़ा हो दूसरा मूव कर रहा हो, चाहे दोनों मूव कर रहे हो। दोनों खड़े तो होंगे नहीं, ये तो क्रॉस ही नहीं करेंगे हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सम ऑफ लेंथ। और जो स्पीड है, बिकॉज जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दो ऑब्जेक्ट, और कुछ स्पीड पर क्रॉस करेंगे, तो स्पीड को डिसाइड करेगी भाई डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हुई, एक दूसरे की तरफ आए, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, या एक दूसरे की तरफ दूर दूर गए, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंस स्पीड का। ठीक है, ये पता ही होगा अगर रिवीजन कर रहे हो तो अब इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ट्रेन वाले को। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक होते हैं। d इज इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से निकलाते हैं ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ट्रेन एंड ऑल दिस टेलीग्राफ पोस्ट। तो भाई टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा अगर ट्रेन और टेलीग्राफ पोस्ट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो 240 मीटर्स। और कितना टाइम लगा 16 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में आ गई स्पीड, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो निकाल लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा, 8 3 जा, देन 2 9 जा, एंड 5 2 जा, तो 3 2 जा 6 9 जा 54। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, और ये और चीज याद दिला देता हूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में छोटी यूनिट में ले जाने के लिए छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इन चीजों से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी। द टाइम फॉर ए ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर्स, ये ट्रेन कवर करेगी किसको, इस ब्रिज को। तो जल्दी से जोड़ दो, यही डिस्टेंस तो कवर होगा, मतलब समझ के जोड़ दो क्वेश्चन को, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, ये चलो मैंने गलत बोल दी बात कि जल्दबाजी मत करना। ठीक है, शांति से आपको पेपर करना है। शांति का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि स्लो करना। स्लो करने में और शांति रखने में फर्क होता है। आप जल्दी जल्दी तो करोगे लेकिन नर्वस मत होना। ऐसे एग्जांपल देता हूं मैं, द टाइम फॉर ए ट्रेन ऑफ लेंथ 10 मीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72, द टाइम फॉर ए ट्रेन ऑफ, मतलब फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को इस स्पीड में तो पढ़ना ही मत कि आपको समझ में ना आए, फिर फायदा क्या वो पढ़ने का। तो थोड़ा सा मंदा पढ़ लोगे ताकि एक बार में समझ में आ रहा है, तो टाइम बचता है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई 110 मीटर लंबी ट्रेन इस ब्रिज को पास कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों का सम दैट विल बी 242 क्रॉस करेगी, और कितने की स्पीड पे, इस डिस्टेंस को इतनी स्पीड पे क्रॉस करेगी, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ 5/18। तो बस यार अब बात बन जाएगी, 18 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 2 1, तो नीचे आ गया 10, तो 12.1 आंसर हो जाएगा, 12.1 सेकेंड्स। आंसर इज ऑप्शन पी। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल है इफ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। ठीक है, तो ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो खुद की लेंथ से डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको। एक तो खुद की लेंथ, इसको क्रॉस करने में दोनों की लेंथ का सम होता है ना, और एक इस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो खुद की लेंथ से डबल डिस्टेंस कवर करने में इसको 1 मिनट लग जाती है। तो सिर्फ खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, आधी मिनट, 30 सेकेंड्स। तो मतलब 30 सेकेंड्स में दिस इज टाइम, इस स्पीड पर दिस इज स्पीड, इतना डिस्टेंस कवर करेगी, टाइम इनटू स्पीड, जो कि इसकी खुद की लेंथ है। मतलब 30 सेकंड में जो डिस्टेंस ये कवर करती है वो इसकी खुद की लेंथ के बराबर है, क्योंकि खुद की लेंथ से डबल डिस्टेंस कवर करने में ये 1 मिनट ले लेती है। तो बस यही आपने करना था इस क्वेश्चन में, नो कैलकुलेशंस। 5 5 25 3 750। ठीक है, अदरवाइज इससे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू, जस्ट मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो क्या कर सकते हो, अगर ट्रेन की लेंथ x है तो प्लेटफॉर्म की भी x है, तो दोनों 2x डिस्टेंस कवर करेंगे। ट्रेन की स्पीड क्या है, 90 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली मैंने, और जो 1 मिनट टाइम है उसको मैंने सेकंड्स में रख दिया, 60 सेकंड्स। तो बस वही मैंने किया, इस 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, सो इस बिकॉज इसमें भी टाइम लगेगा नहीं, ये क्वेश्चन भी, इससे ये मेथड भी। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ए कार मूविंग इन द मॉर्निंग फॉग, सुबह सुबह फॉग है, धुंध है, सुबह कोहरा है, पासिस ए मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर एक आदमी है, ठीक है, ये चल रहा है, और यहां पर एक कार क्या करती है, इसको पास करती है। ठीक है, तो क्या है, मॉर्निंग फॉग है, ये इसको पास करेगी, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार समझना। द मैन कैन सी द कार फॉर 3 मिनट्स, आदमी को ये कार सिर्फ 3 मिनट तक दिखाई दी, एंड द विजिबिलिटी इज अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर। मतलब क्या है कि यहां से सिर्फ 130 मीटर तक दिख सकता है, उसके बाद विजिबिलिटी नहीं है। और जब ये कार यहां पर इससे आगे निकली तो इसने देखी होगी, फिर इसको सिर्फ 130, इसको सिर्फ 3 मिनट तक दिखाई दी, 3 मिनट तक। तो इसका क्या मतलब है, आदमी भी चल रहा था 4 किलोमीटर पर आवर पर, इसका मतलब ये है कि 3 मिनट के अंदर इस कार ने इस आदमी से 130 मीटर एक्स्ट्रा चल दिए, 130 मीटर का गैप मेंटेन कर दिया इस कार ने 3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 3 मिनट में, और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जब ये कार इस डायरेक्शन में जाएगी और आदमी भी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कार जो एडवांटेज देगी, कार जितने की लीड देगी, ये किस बेसिस पे देगी, स्पीड ऑफ कार माइनस स्पीड ऑफ मैन, है ना। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कार की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उस बेसिस पे ही तो इसको लीड देगी। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब सुनना ध्यान से कि 3 मिनट के अंदर उसने 130 मीटर कवर कर दिया ना, 3 मिनट के अंदर। अब 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट। तो 3 मिनट का कितने गुना है 60 मिनट, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स ना। तो 3 मिनट में अगर उसने 130 मीटर कवर कर दिया इस कार ने, तो 1 घंटे में इतना आगे निकल जाएगी ये इससे, है ना, कॉमन सेंस। तो 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर देगी, इतने मीटर, मीटर में बात चल रही है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ये लीजिए। मतलब 1 घंटे में इतने मीटर आगे निकल जाएगी, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर आगे निकल जाएगी, 2.6 किलोमीटर आगे निकल जाएगी पर आवर, 2.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो कार आगे निकल रही है, ये जो इसकी स्पीड की जो एडवांटेज है ना, उसके कारण आगे निकल रही है। 2.6 तो इन दोनों का डिफरेंस है। आदमी की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो कार की स्पीड पक्का 4 + 2.6
6.6 किलोमीटर पर आवर है कार की स्पीड, ठीक है, ये मत टिक कर देना। 2.6 की तो उसने लीड बरकरार रखी है, आदमी जितनी स्पीड तो उसकी है ही, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। देख के कर सकते थे अगर ये समझ में आ गया तो। ए मूविंग ट्रेन passes a platform 50 मीटर लॉन्ग इन 14 seconds। तो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पास करती है वो और टाइम लेती है 14 सेकेंड्स। तो जब 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म उसने पार किया तो खुद की लेंथ ट्रेन ने और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों काम करने में 14 सेकंड लगाए। एंड ए लैंप पोस्ट इन 10 सेकेंड्स, और यही ट्रेन एक लैंप पोस्ट को पार करने में 10 सेकंड लेती है। तो मेरे को ये बताओ इन दोनों सिचुएशन में फर्क देखो, यहां पर भी खुद की लेंथ पार करती है, यहां पर भी, है ना, खुद की लेंथ तो दोनों में पार करती है, लेकिन लैंप पोस्ट की कोई लेंथ होती ही नहीं है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है। ऊपर वाली सिचुएशन में जो 4 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं, एक्स्ट्रा लिए ना 4 सेकंड, 10 सेकंड से 4 सेकंड एक्स्ट्रा, ये इसकी लेंथ को कवर करने में ले लिए, बिकॉज ऊपर वाली सिचुएशन में यही तो डिस्टेंस एक्स्ट्रा है ना। मतलब ये ट्रेन 4 सेकंड के अंदर 50 मीटर क्रॉस कर सकती है। 4 सेकंड में कितना क्रॉस कर सकती है? 50। तो ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, तो स्पीड क्या आ गई? डिस्टेंस ओवर टाइम। और किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो भाई 18/5 कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो गया? 5 से 5 कैंसिल, एंड 4 से ये 9 पर, 2 से ये 5 पर, तो आंसर क्या हो गया? 45 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन डी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ए फार्मर ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, 61 किलोमीटर 9 आवर्स में जाता है। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट, कुछ दूर वो फुट पर चला, एंड एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, एंड पार्टली ऑन बाइसिकल। और मतलब सिंपल सी बात क्या है यार, कुछ दूर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, कुछ दूर 9 की स्पीड से, भाई ये कहना चाह रहा है, और 61 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। तो डिस्टेंस कितना है? कौन सा डिस्टेंस? जो पैर पर चला है। तो फुट पर वो कितने की स्पीड से गया था? 4 की स्पीड से। तो ये डिस्टेंस एसएससी के अंदर 4 से डिविजिबल ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट होता है। ऑप्शंस कैसे चेक करोगे? 4 से डिविजिबल ये है सबसे पहला। तो यार यहाँ पर मान लो कि वो 16 किलोमीटर गया होगा, ठीक है, तो कितने घंटे लगे होंगे? 4 आवर्स। 16/4 इज 4 आवर्स। तो बाकी कितना बच गया? 61 माइनस 16 कितना हो गया? 45। तो कितने घंटे लगे होंगे? 5 आवर्स। तो 4 आवर्स प्लस 5 आवर्स 9 आवर्स। ये तो यार कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब आंसर इज सेकंड। नहीं करता सेटिस्फाई तो अगला चेक कर लेते, फिर अगला चेक कर लेते। सो दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। 4 से डिविजिबल चेक करोगे तो 1 या 2 में ही आपको मिल जाएगा हमेशा, ठीक है। ए मोटरसाइकिल गिव्स एन एवरेज ऑफ 45 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 45 किलोमीटर चलती है, चलो ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज ₹20 पर लीटर, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए जर्नी ऑफ 540 किलोमीटर। तो सबसे पहले ये देखोगे कि भाई कितने लीटर पेट्रोल लगेगा। 1 लीटर पेट्रोल में 45 किलोमीटर चली जाती है, तो भाई 45 इसके अंदर कितने बार आता है? इतने लीटर पेट्रोल लगेगा, ये इतने लीटर पेट्रोल लगेगा, ठीक है। तो एक इतने लीटर लगेगा, 1 लीटर के 20 रुपए लगते हैं, बस ये आंसर हो गया अभी, एज सिंपल एज दैट। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 9 6 जा, 9 5 जा, 5 4 जा, तो 240 रुपीज लगेंगे, ठीक है। काफी सस्ते में बात बन रही है, 540 किलोमीटर। ए गन इज फायर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.7 किलोमीटर फ्रॉम राम। तो भाई राम से 1.7 किलोमीटर डिस्टेंस पर गन फायर की, बॉर्डर के आसपास ही रह रहा है कहीं पे, ठीक है। तो यहां पर गन फायर की गई तो चारों तरफ साउंड फैलेगा। तो क्या हुआ? एंड ही हियर्स द साउंड आफ्टर 25 सेकेंड्स। तो 25 सेकेंड में साउंड ने, यहां पर गन फायर की गई थी, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, साउंड इसके कानों में पड़ा। द स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड 25 सेकंड में इतनी दूर चला जाता है, और मीटर पर सेकंड में बतानी है कि 1 सेकंड में कितने मीटर गया। तो भाई मेरे को ये बताओ 25 सेकंड में कितने मीटर गया? इतने मीटर गया। 1 सेकंड में कितने मीटर जा रहा होगा? ये लो 68 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, आंसर इज ऑप्शन डी। या फिर मैंने किया क्या एक्चुअल में, तो डिस्टेंस बाय टाइम किया, दैट इज स्पीड। कन्वेंशनली इसको ऐसे ही करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड ऑफ साउंड, 68 मीटर पर सेकंड। It takes 8 hours for a 600 किलोमीटर जर्नी if 120 किलोमीटर is done by the train and rest by the car। तो यार 8 घंटे लगते हैं 600 किलोमीटर जर्नी को कवर करने में, जिसमें से देखते रहिएगा बस ध्यान से, वेरी इजी क्वेश्चन,
ट्रेन से किया कितना 120 किलोमीटर, और कार से किया कितना, बाकी टोटल 600 किलोमीटर था ना, तो 600 में से 120 सब्ट्रैक्ट करो, 480। ठीक है, और ये कितने घंटे में हुआ, 8 आवर्स में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से अभी समझ लोगे तो जस्ट ये चीज समझ लो, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर इफ 200 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन। अगर ट्रेन 200 किलोमीटर करे तो कार करेगी कितना, 400, है ना, टोटल 600 है। तो हुआ क्या, ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये काम की है। हुआ क्या कि कार के 80 किलोमीटर, 480 कर रही थी कार के 80 किलोमीटर छीन के, 80 किलोमीटर कार के छीन कर ट्रेन से करवा दिए। उसके कारण क्या हुआ, 20 मिनट ज्यादा लग गए, 20 मिनट ज्यादा। मतलब अगर कार के 80 किलोमीटर छीन कर ट्रेन को दे देंगे 80 किलोमीटर, तो 20 मिनट ज्यादा लग जाएगी। ये बात है समझने की, इसके बाद क्वेश्चन खत्म। तो बस आपने इस स्टेटमेंट से ये समझना था, मतलब ट्रेन स्लो है कि ये बात तो पक्की है। तो यहां पर क्या पूछा था, ट्रेन और कार, तो ट्रेन का रेशियो मतलब पहले वाला रेशियो छोटा होगा। अगर एक छोटा होता ना यहाँ पर तो दो है, तो सीधे उसको टिक कर देते, सोल्व ही नहीं करते। अब सोल्व कर लेंगे तो भी टाइम नहीं लगना। तो बस ये समझो कि कार के 80 किलोमीटर छीन कर इसको दे देंगे तो भाई 20 मिनट ज्यादा लग जाएंगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सारा डिस्टेंस ट्रेन से ही करवाने वाला हूं। तो देखिए यहां पर 8 घंटे लग रहे हैं ऊपर। ये बताओ यहां पर 80 कितने टाइम्स आता है, यहां पर 80 6 बार आता है ना, दिस इज 80 इंटू 6। अगर मैं एक बार 80 किलोमीटर छीन कर इसको दे दूं तो 20 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन यहां पर 6 80 हैं, 6, तो मैं 6 बार 80 छीन छीन के ट्रेन को दे रहा हूं, तो कितने मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, हर एक बार 120 मिनट्स। ये समझ पा रहे हो। अगर मैंने कार का सारा डिस्टेंस ट्रेन से करवा दिया तो 120 मिनट, और व्हाट डू यू मीन बाय 120 मिनट, 2 आवर्स। अगर सारा कार का डिस्टेंस ट्रेन से करवा दिया ना तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। बस हो गया काम हमारा, मतलब कि सारा डिस्टेंस 600 किलोमीटर अगर सारा ट्रेन करे तो 2 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 10 घंटे। मतलब ट्रेन 10 घंटे ले लेती है अगर ट्रेन इस डिस्टेंस को करेगी तो। ठीक है, तो अब आपको ट्रेन की स्पीड मिल गई कि भाई 600 किलोमीटर 10 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा, है ना। तो अब क्या हुआ, ट्रेन की स्पीड मिल गई, तो ये बताइए यहां पर कितने घंटे लगे होंगे। ट्रेन ने जब 120 किलोमीटर किया तो 2 घंटे लगे होंगे यार, टोटल तो 8 घंटे लगे थे, तो मतलब यहां पर 6 घंटे लगे होंगे। अब 480 किलोमीटर कार ने 6 आवर्स में किया, तो मतलब स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। तो बस आपने रेशियो बताना है ना, 23 जा 24 जा, आंसर इज ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंड दीज आर थॉट टू बी डिफिकल्ट। अब मैं इसको मेंटली करके दिखाता हूं आपको कि 8 घंटे में 600 किलोमीटर 120, अगर 120 ट्रेन करे तो बाकी कार। तो जस्ट आपने क्या देखना है कि भाई ट्रेन का तो 80 किलोमीटर बढ़ा दिया, 80 किलोमीटर से इंक्रीज कर दिया, तो अगर कार का 80 किलोमीटर छीन कर इसको दे दे तो 20 मिनट और लेट हो जाते हैं। तो एक्चुअल में कार करती है 480, अगर ये 120 करती है, इसके अंदर 80 आता है 6 टाइम्स, मैंने सारा उठाकर इसको दे दिया, तो भाई 26 जा, अगर एक बार 80 देने से 20 मिनट लेट हो रहा है तो 120 मिनट लेट हो जाएगी, मतलब 2 घंटे पूरा जो भी टाइम लगता है उससे ज्यादा देर लगेगी। मतलब पहले 8 घंटे लगते थे तो 10 घंटे लगेंगे भाई, सारा डिस्टेंस ट्रेन को दे देंगे तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड भाई 10 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ट्रेन की स्पीड 60 है तो 120 किलोमीटर करने में इसको 2 घंटे लग रहे होंगे, टोटल 8 घंटे लग रहे हैं, तो कार को 6 घंटे लग रहे होंगे, तो 6 घंटे में वो 480 कर रही होगी, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 3:4 आंसर है। ठीक है, तो यार यही है इस क्वेश्चन में, तो आगे से ऐसे क्वेश्चन में भी गलती मत करना। ठीक है, ये चीज याद रख लेना कि क्या करोगे, सारे डिस्टेंस को किसी एक चीज से ट्रेवल करवा दो, अपने आप बात बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं फिर। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और आपको कैसा लगा ये कमेंट कीजिए। अगर कोई और डाउट हो कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तो वो भी आप नीचे लिख सकते हो, और अपने अंदर भरोसा रखिए। अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसके अंदर बस यार अपनी स्ट्रेटेजी खराब मत करना। टाइम जो है वो 60 मिनट चल रहा है ना, तो सबके लिए ये कम पड़ेगा। तो आपने बस क्या करना है, आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा वो आपने बार बार ट्राई नहीं करना, ठीक है। जो नहीं निकल रहा वो आपने छोड़ देना है,
और इतनी फास्ट मत पढ़ना, जैसे मैं बीच में बता रहा था, स्टेटमेंट को इतनी फास्ट मत पढ़ना कि आपको समझ में ना आए। अगर टाइम कम है तो सबके लिए कम है, तो अगर आप इस स्पीड से पढ़ोगे कि आप एक बार में समझ रहे हो, तो ये समझ लो आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बाकी यार ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने अंदर विश्वास रखना, ठीक है, एग्जाम हॉल के अंदर जाके नर्वस मत होना, अपने ऊपर से विश्वास मत खोना कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, ऐसे हो गया, उसके कारण भी नहीं निकलते हैं एग्जाम, कई बार ये भी एक फैक्टर होता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखना, ठीक है, और अपना बेस्ट दे के आना यार। देखिए अगर ना होना हुआ तो आपके हाथ में नहीं है ना, देखिए रिजल्ट अगर नहीं होना है, आपकी कम तैयारी है, तो भी अभी आप कुछ नहीं कर सकते। बस बेस्ट क्या कर सकते हो कि बिना डरे एग्जाम दे सकते हो, यही बेस्ट हो सकता है। तो बस ये चलो कि भाई ये मत पहले ये मत सोच के जाओ, सपने मत बना के जाओ कि हो गया तो ये करूंगा, फिर क्या होता है, फिर टूटने में डर लगता है। 2 क्वेश्चन नहीं निकले तो फिर आपको डर लगता है। ठीक है, तो ऐसे ये मत सपने बन करके जाओ। अगर एक आधे क्वेश्चन टफ आ गए तो ये सोचना कि आपने तैयारी की है तो ये सबके लिए टफ है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।